स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर सोम और स्ट्रक्चर दोनों में कुछ एजम्पशंस यूज़ करते हैं। तो ये एजम्पशंस वगैरह का यूज़ करके तब हम आगे एनालिसिस करते हैं, सोम में भी और स्ट्रक्चर में भी। तो वही एजम्पशंस देख रहे हैं पहले, बाकी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता रहता है। तो बाकी जो मेन एजम्पशन होंगे, जैसे बेंडिंग में आएंगे टॉपिक में, टॉर्शन में आएंगे। जो पहले एक दो मेन एजम्पशंस हैं उसको देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो, एजम्पशन यूज्ड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। assumption is used in strength of material। तो पहला assumption जो है ये है कि जो भी मटेरियल हम स्टडी करेंगे सोम में, स्ट्रक्चर में, वो सब के सब होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक हैं। मतलब जो भी मटेरियल हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर में, लोड अप्लाई होगा, डिफॉर्मेशन सबका स्टडी होगा। जो भी मटेरियल का स्टडी करेंगे वो सब के सब होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है। तो क्या होता है होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, पहले वो देख लें कैसे। तो ये E जो है दैट इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे G जो है दैट इज कॉल्ड द शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड दैट K बल्क मॉडुलस ऑफ दैट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनको भी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, भी देखेंगे। तो इसके अलावा पॉइजन रेशियो न्यू या फिर म्यू से ऐसे लिखते हैं। तो ये मेन 4 इलास्टिक कांस्टेंट हैं जिनके हेल्प से हम स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन बनाते हैं। अब जैसे एक कोई पॉइंट आप लो, तो एक पॉइंट से आपका एक प्लेन ऐसे पास कर सकता है, एक ऐसे पास कर सकता है। तो एक पॉइंट से ऐसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है। तो एक पॉइंट से आप कैसे इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। तो ऐसे ये E1, G1, G2 इस तरह के इनके इनफाइनाइट फॉर्म बन सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। यहीं से हम डिफाइन करते हैं। तो अगर हम होमोजीनियस डिफाइन करें, दैट होमोजीनियस, तो मान लो कोई फॉर एग्जांपल एक मटेरियल दिया है ऐसे इस तरह से, इसे मान लो हमने ये पॉइंट लिया, तो मान लो इस तरफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी इसका E1 है, ऐसे लिया। तो अगर दूसरा पॉइंट लिया तो इसके इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी ये भी आपका सेम E1 है। इधर डायरेक्शन मान लो प्रॉपर्टी आपका E2 है, तो इस डायरेक्शन प्रॉपर्टी आपका E2 है। तो ये जो है दैट मटेरियल होमोजीनियस है। मतलब होमोजीनियस मतलब क्या है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, तो दैट इज होमोजीनियस मटेरियल। तो ये होमोजीनियस मटेरियल। ये कोई बॉडी है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है ऐसे, तो कोई पॉइंट आप ले लो, उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस मटेरियल। सेम ऐसे दैट आइसोट्रोपिक, ऐसे हम आइसोट्रोपिक को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये बॉडी दी है, इसका ये पॉइंट है, यहाँ प्रॉपर्टी मान लो आपका E1 है, यहाँ पे आपका दैट अगर इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन में E1 है तो ये भी आपका E1 है सेम, ये भी आपका E1 है। इस तरह से मान लो ये पॉइंट लिया, इधर मान लो प्रॉपर्टी आपका E2 है, तो इस तरफ भी आपका ये E2 है, इस तरफ भी इस आपका E2 है। मतलब क्या है कि उसमें होमोजेनियस में क्या था कि डिफरेंट पॉइंट थे, किसी भी पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो वो होमोजेनियस है। आइसोट्रोपिक में क्या है कि एक पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो आइसोट्रोपिक है। इसमें देखो इस पॉइंट पे अगर E1 आया तो इधर भी E1 है, इधर भी E1 है, इसका दूसरे पॉइंट से मतलब नहीं है। एक पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो वो आपका आइसोट्रोपिक है। डायरेक्शन चेंज मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हो तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो डिफरेंट पॉइंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम, होमोजीनियस, एक पॉइंट पे सब डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम, आइसोट्रोपिक। तो ये होमोजेनियस का डेफिनेशन है, ये आइसोट्रोपिक का है। अब हमारा एजम्पशन क्या है कि जो भी मटेरियल हम पढ़ते हैं सोम के अंदर, सब के सब होमोजीनियस आइसोट्रोपिक दोनों होने चाहिए। तो सब मटेरियल आपके होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक दोनों होना चाहिए। तो ये लें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस तरह प्रॉपर्टी आपने लिया K1 है, तो ये भी K1 हो गया, ये भी K1 है, ये भी K1 है। इसमें देखो जरा, ये होमोजीनियस आइसोट्रोपिक नहीं है। क्यों? यहाँ पे E1 हो रहा है, यहाँ पे E1 से E2 हो रहा है, आइसोट्रोपिक नहीं है। ये आइसोट्रोपिक होमोजीनियस नहीं है। क्यों? देखो जरा, इस पॉइंट पे E1 है, इस पॉइंट पे E2 हो रहा है, ये होमोजीनियस नहीं, आइसोट्रोपिक है। तो अब हमको क्या बनाना है, जो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक दोनों हो। तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ देखो जरा, ये K1 है तो ये भी K1 हो रहा है। अब यहाँ K1 है, दूसरे पॉइंट पे इस डायरेक्शन में सेम K1 हो रहा है, तो ये होमोजीनियस भी है, आइसोट्रोपिक भी। तो ये बस खाली एक फिगर बना के उसको एक्सप्लेन किया डेफिनेशन को। मतलब इस तरह के मटेरियल की स्टडी करेंगे, यानी जो भी मटेरियल हम पढ़ेंगे सोम के अंदर स्ट्रक्चर में, वो सब के सब होमोजीनियस आइसोट्रोपिक दोनों होने चाहिए। तो कल को इंटरव्यू पूछेगा तो ऐसे फिगर बना के उसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होमोजीनियस होता है, क्या आइसोट्रोपिक होता है, और कैसे हम कौन सा मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी मटेरियल सोम में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में,
वो सब के सब होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दोनों होना चाहिए। तो ऐसे बना के एक्सप्लेन कर लें। तो ये फर्स्ट एजम्पशन है, तो लिख लो इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट करके, ऑल मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ऑल मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। देख लो फिर से एक बार, ये E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये G जो है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये K बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये पॉइजन्स रेशियो। तो ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इन सब के हेल्प से हम स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब कोई एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं, तो इसलिए एक ये E1 E2 इसके इनफाइनाइट फॉर्म हो सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहीं से हमने डिफाइन किया है होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक वगैरह को। तो होमोजीनियस क्या है कि डिफरेंट पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, तो होमोजीनियस। यहाँ पे E1 है तो यहाँ भी E1 हो रहा है, ये E2 है तो ये भी E2 हो रहा है। तो डिफरेंट पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम है, तो होमोजीनियस। आइसोट्रॉपिक क्या है, एक पॉइंट पर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आइसोट्रॉपिक। डायरेक्शन मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक पॉइंट पर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, तो आइसोट्रॉपिक। ये होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक नहीं है। क्यों? यहाँ E1 से E2 हो रहा है। ये आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस नहीं है। क्यों? यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो ये होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक, हमारा एजम्पशन क्या है कि जो मटेरियल हम स्टडी करेंगे सोम स्ट्रक्चर में, वो सब के सब होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक दोनों होने चाहिए। तो ये एग्जांपल है, ये होमोजीनियस भी है, आइसोट्रॉपिक भी है। अब क्या है कि एक्चुअली एवरेज लेवल पर एजम्पशन क्यों है, बिकॉज अगर आप क्रिस्टल लेवल पे देखो, मॉलिक्यूल लेवल पे, तो कोई मटेरियल आपका होमोजीनियस नहीं, आइसोट्रॉपिक नहीं। एवरेज लेवल पे हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि सब मटेरियल आपके होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, वहां से स्टडी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट assumption कि ऑल मटेरियल विच वी स्टडी इन द सोम एंड स्ट्रक्चर इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसको लिख लो, ऑल मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। लिख लिया, तो इसको नोट कर लो। सब एक नंबर में पूछता रहता है, ध्यान रखना है। छोटा छोटा पॉइंट, सब पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए कैसे, नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे। सेकेंड एजम्पशन जो है वो है कि हम जो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन है, उसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन, वो सब देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ब्लॉक दिया है, स्टील का ब्लॉक है, एल्युमिनियम, कोई भी, इस पे पी लोड लगाया, तो लोड इसके लॉन्गिट्यूड एक्सिस से पास कर रहा है, तो कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, तो कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं आएगा। इसका लेंथ L दिया है, तो ये इसका डेप्थ है D, और ये इसका विड्थ है B, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा B इंटू डी, साइड से दिखाई देगा। तो इनिशियल एरिया T इक्वल टू 0 टाइम पे, यहाँ पे इनिशियल एरिया दैट एरिया क्रॉस सेक्शन A नॉट है, मान लो ले लिया ऐसे। तो लोड लगाया आपने उस समय, जस्ट दैट उस समय एरिया आपका B इंटू डी, दैट एरिया A नॉट दिया है, T इक्वल टू 0 टाइम। अब क्लियर दिखाई दे रहा है कि लोड लगा है, तो एक्स लोड लेंथ बढ़ेगा, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ गया, तो ये हो गया L से L प्लस डेल्टा L।
और हमको मालूम है पॉइजन्स रेशियो से अगर आपका ये x का लेंथ बढ़ा है तो y और z का लेंथ कम होगा, तो कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, d में कुछ कम होगा, b में कुछ कम होगा, यानी पूरा एरिया कुछ कम हो जाएगा। तो t इक्वल टू टी टाइम पे आपने चेक किया तो एरिया क्रॉस सेक्शन इस समय आपका दैट मान लो a हो गया, जस्ट एग्जांपल। क्यों, जब लोड अप्लाई किया आपने तो ये लेंथ बढ़ा, तो लेंथ बढ़ेगा तो डेप्थ और विड्थ कम होगा, तो एरिया कम हो जाएगा, तो a कम हो गया। तो ये जो a है दैट इज लेस देन a नॉट। क्यों, दैट डेप्थ और विड्थ कम हो गया तो एरिया कम हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कर कैलकुलेट करें तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट फोर्स जो P लगाया आपने, दैट इनिशियल एरिया P, दैट एरिया इनिशियल, सो दैट इक्वल टू P डिवाइड बाई A नॉट। ऐसे ही जो ट्रू स्ट्रेस है, ट्रू स्ट्रेस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्चुअल स्ट्रेस। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस है फोर्स P, दैट एक्चुअल स्ट्रेस मतलब एक्चुअल एरिया उस समय, जो एक्चुअल एरिया उसमें बन रहा है A है उस समय, ना कि A नॉट है, तो P एरिया इंस्टेंटेनियस। So this one that is a area instantaneous, that equal to P divided by A. Engineering stress that is also called nominal stress, और true stress that is also called actual stress। एक्चुअल में जो स्ट्रेस है तो उसमें एक्चुअल में जो एरिया वो लेना चाहिए, तो P बाई A हो गया, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस P बाई A नॉट, ऐसे इस तरह से बना। तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है बिकॉज A का वैल्यू A नॉट से कम है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि जो सिग्मा ट्रू है, ट्रू स्ट्रेस दैट इज मोर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है ये वैल्यू उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब हमको तो ट्रू स्ट्रेस को यूज करना चाहिए था बिकॉज लोडिंग लगाया, जो मैक्सिमम स्ट्रेस आती है वो लेना चाहिए। लेकिन पूरा सोम स्ट्रक्चर के अंदर हम कभी भी ट्रू स्ट्रेस का यूज नहीं करते, इंजीनियरिंग स्ट्रेस का यूज करते हैं। क्यों ऐसा, बिकॉज हमें मालूम है कि सोम में स्ट्रक्चर के अंदर हम बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं। इलास्टिक मतलब बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन था, वो माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखा था 0.2%, बहुत कम वैल्यू था। तो इसलिए डेल्टा एल बन तो रहा है बट ये डेल्टा एल जो है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। क्यों, पीएल अपॉन ई से निकालेंगे। पीएल अपॉन ई कैसे बनाया था, हुक्स लॉ लगा के लगाया था। हुक्स लॉ क्या था, वो स्मॉल डिफॉर्मेशन दैट बहुत इलास्टिक के अंदर था, एक्चुअल तो प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट तक था और वो बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन था, तो इसलिए डेल्टा एल बन तो रहा है बट डेल्टा एल बहुत कम है। जब ये बहुत कम है तो बी और डी में जो चेंज हुआ वो भी बहुत कम है, तो इसलिए एरिया जो आपका बनेगा ए नॉट जो है, एरिया कम तो हुआ बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस लमसम बराबर वैल्यू रहेगा अप टू इलास्टिक रेंज। यही चेक करें, अगर आप माइल्ड स्टील का डायग्राम बनाओ तो माइल्ड स्टील का डायग्राम कुछ आपका ऐसे इस तरह से है, तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। तो ये माइल्ड स्टील का ये जो है दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम है। ये डायग्राम कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे ए पे क्या प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट था, बी इलास्टिक लिमिट पॉइंट था। आज हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिटेल में। तो ये बी इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, जो बी जो है दैट इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट, दैट इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो ए तक स्ट्रेट लाइन था, तो ए तक हुक्स लॉ वैलिड था, ए से बी में कर्व है, लेकिन तब भी ले लिया क्योंकि बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन है। क्यों, ये कितना था यहाँ पे 0.2% का डिफॉर्मेशन था, बहुत स्मॉल वैल्यू, तो इसलिए यहाँ तक तो और कम होगा, थोड़ा सा और कम हो गया। तो इसलिए जब हम ये जो डायग्राम है इंजीनियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम, और अगर हम ट्रू का डायग्राम ड्रॉ करें तो ट्रू का डायग्राम लमसम इस पे कोइंसाइड ही करता है। क्यों, बिकॉज डेल्टा एल बहुत कम है तो कितना चेंज होने ही वाला है, ट्रू का डायग्राम यहाँ तक ऐसे ही रहता है। इसके बाद चेंजेस होना स्टार्ट हुआ और फिर डायग्राम कुछ आपका ऐसे जाता है। तो ये जो डायग्राम है दैट इज ट्रू स्ट्रेस का ऐसे बन रहा है। इसलिए अगर जब आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो आपको ट्रू ही लेना पड़ेगा, क्यों, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारा जो सोम है वो कहाँ तक है, वो खाली बी पॉइंट तक का है, इतना स्टडी है, इतना पोर्शन में हम सोम का हुक्स लॉ वगैरह लगाते हैं, यूज करते हैं। तो वहां तक तो क्या है, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस लमसम सेम ही वैल्यू है, कोई ज्यादा चेंज ही नहीं बन रहा। जब चेंज ही नहीं, आप एक 10 लिखा है और एक 10.002 लिखा है, तो 10.002 और 10 एक ही है, बस वही जस्ट एग्जाम्पल, सेम ऐसे ही डिफरेंस है ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में। एक 10 है तो एक 10.00, जस्ट समझने के लिए। अब वो 10 होता है एक 20 तब मानते हैं, अब यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको एनालिसिस में ट्रू स्ट्रेस ही लेना पड़ेगा। लेकिन हम अभी सोम का स्टडी कर रहे हैं, हुक्स लॉ यूज कर रहे हैं, तो वो खाली यहीं तक बनता है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो लमसम सेम वैल्यू है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि दैट हम ट्रू स्ट्रेस को क्यों नहीं ले रहे। इसलिए आप देखो पूरा सोम स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम हमेशा इनिशियल एरिया ही यूज करते हैं, जबकि एक्चुअल एरिया कुछ चेंज हुआ था बट वो चेंजेस बहुत कम है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। 10 और 10.002 में 10.002 को 10 ही रख लिया, जस्ट सिंपल एग्जांपल समझने के लिए। तो इसलिए जो इफेक्ट है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का नेग्लेक्ट कर दिया सोम स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक का स्टडी करते हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस हैं तो वो स्मॉल चेंजेस को नेग्लेक्ट कर दिया।
तो लिख लो इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड। इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड। देख लो फिर से एक बार, तो ये ब्लॉक दिया हुआ था, पी लोड अपने अप्लाई किया, तो इनिशियल टाइम टी इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे एरिया क्या था, बी इंटू डी, एरिया ए नॉट ऐसे लिख दिया। अब जब लोड लगेगा तो ये लेंथ टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ बढ़ जाएगा, तो ये लेंथ बढ़ेगा तो डेप्थ कुछ कम हो गया, विड्थ कुछ कम हो गया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ए हो गया, ए नॉट तो रहा नहीं, चेंज हो गया कुछ, और ये जो ए है दैट इज लेस देन ए नॉट। अब जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेस, फोर्स डिवाइड बाई एरिया इनिशियल, इनिशियल एरिया कितना है, ए नॉट, पी बाई ए नॉट। और ट्रू स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस क्या है, फोर्स डिवाइड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया, एक्चुअल में जो एरिया है कितना, दैट इज ए, एरिया इंस्टेंट पी बाई ए, इस समय जो एक्चुअल एरिया है उसका वैल्यू पी बाई ए हो गया। तो अब ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो ए है वो ए नॉट से कम है, ए नॉट का वैल्यू आपका दैट ज्यादा है, ए कम है, तो इसलिए ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू उससे ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रही है तो हमको ट्रू ही लेना चाहिए था, बट एक्चुअल क्या है कि हम हर जगह इंजीनियरिंग स्ट्रेस को यूज करते हैं सोम स्ट्रक्चर में। पूछेगा वो क्यों, तो हम ये एग्जाम्पल बना के दिखा देंगे कि माइल्ड स्टील का ये डायग्राम दिखाया ब्लैक वाला, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम, और ट्रू स्ट्रेस का डायग्राम ये रेड वाला शो किया है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो पढ़ाई पढ़ते हैं हम खाली, एक्चुअल तो ए पॉइंट तक हुक्स लॉ है, बट ए से भी बहुत स्मॉल चेंजेस हैं तो वहाँ यूज कर दिए। तो ये ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा, एक 10 है एक 10.001 है, तो 10.001 को 10 ही रख दिया, बस यही एजम्पशन हो गया। अब यहाँ डिफरेंस ज्यादा होता तो आपने एजम्पशन ना ले पाते, डिफरेंस बहुत कम था दोनों का, ट्रू स्ट्रेस का और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का, इसलिए ट्रू स्ट्रेस वाले पार्ट को आपने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया सोम स्ट्रक्चर। और पूछेगा तो ये डायग्राम बना के दिखाएंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे जब एनालिसिस होगा, अब यहाँ तो हुक्स लॉ लगा नहीं सकते हो आप, तो यहाँ ट्रू स्ट्रेस ही लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक सोम तक जहाँ तक इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस बहुत कम है, तो इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए ट्रू स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर दिया। पूरा सोम स्ट्रक्चर में हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस का यूज करेंगे, इनिशियल एरिया का यूज करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में बहुत पूछता है कि इनिशियल एरिया ही क्यों ले रहे हो बार बार, तो ये बना के उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि डेल्टा एल बन तो रहा है, ये डेल्टा एल सही है कि डेल्टा एल कहाँ से लिया, पी एल अपॉन ई से। पी एल अपॉन ई क्या था, हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ कहाँ तक है, बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, इसलिए डेल्टा एल बना, डिफरेंस बहुत, डेल्टा एल से बहुत कम चेंजेस हुआ, इसलिए एरिया चेंज तो हुआ, कम तो हुआ यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसीलिए उसके इफेक्ट को, ट्रू स्ट्रेस ट्रूशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। अब आगे से पूरा सोम स्ट्रक्चर में हम इनिशियल एरिया ही यूज करेंगे। पूछेगा इंटरव्यू में तो आप ऐसे बना के उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, नोट कर लो इसको। जहां हेडिंग दिया था आपने एजम्पशन, वहां पे एजम्पशन के साथ 1.3 लिख देना। तो 1.3 में क्या है, वो होमोजेनियस का आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये जो बोला है सब कुछ वही लिखा है। तो जहां हेडिंग दिया था आपने एजम्पशन यूज्ड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहां 1.3 लिख देना। तो जो पीडीएफ फाइल अपलोड होगी आपको मिलेगी, उसमें 1.3 जब पूरा पढ़ लिया तो 1.3 में जो थ्योरी लिखी उसको भी पढ़ा साथ, वही लिख देना जहां हेडिंग दिया था 1.3।
रफ कर रहे हैं। तो ये दो मेन अजम्पशन थे जो आपके हर टॉपिक में लगेंगे। अब बाकी अजम्पशन जैसे बेंडिंग आए पढ़ेंगे तो बेंडिंग के अजम्पशन बेंडिंग में आएंगे, टॉर्शन के अजम्पशन टॉर्शन में आएंगे। तो ये मेन दो अजम्पशन थे जो चैप्टर बेसिक में चैप्टर 1-2 में पढ़ा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा, हमने होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, सेम ऐसे ही ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल होता है। सोम स्ट्रक्चर में हमको ऑर्थोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक नहीं पढ़ना, सब हमने पहले अजम्पशन ले लिया कि सब मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक है। लेकिन क्या होता है ऑर्थोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक तो मालूम होना चाहिए, मान लो कल को पूछ ले तो पता रहना चाहिए, क्या सब चीज़ मालूम रहना चाहिए। तो वही देख रहे हैं, देख लो जरा एक मिनट। अब ये अजम्पशन का पार्ट नहीं है, बस खाली क्या होता है मटेरियल वो चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल बनाना है, फॉर एग्जांपल मान लो ये मटेरियल दिया है, इसका ये पॉइंट लिया, मान लो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी आपका E1 है ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर में आपका दैट E1 नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो ये E2 हो गया। जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, और इसके दोनों के परपेंडिकुलर जेड है, ऐसे बाहर की तरफ जाता है। सेम ऐसे इस पॉइंट पर अगर ये प्रॉपर्टी E1 है तो इसके परपेंडिकुलर E1 नहीं है, E2 चेंज हो गया। ऐसे इन दोनों के परपेंडिकुलर ये आपका ना E1 ना E2 E3 चेंज हो गया, जस्ट एग्जांपल। तो यानी एक पॉइंट पर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो होता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। जैसे ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट उठा के यहाँ पे रखो आप ऐसे, तो ये इधर E1 हो गया मान लो, इधर आपका E2 हो गया, इधर E3 हो गया ऐसे। तो एक पॉइंट पर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अगर आपका डिफरेंट है तो वो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल ऐसे लिए। तो ये E1 हो गया, ये E2, ये E3, एक पॉइंट पर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये आपका ये ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल है। E1 दैट इज नॉट इक्वल टू E2 दैट E3, डिफरेंट वैल्यू। तो जैसे इसका एग्जांपल ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का, जितने मटेरियल्स में लेयर्स होता है वो सब आपके ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं। जैसे कि आपका प्लाईवुड है या फिर आपका ग्रेफाइट है, तो ये सब आपके ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल हैं जिसमें मटेरियल्स में लेयर्स है, तो दैट इज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये ऑर्थोट्रॉपिक है। सेम ऐसे एनिसोट्रॉपिक, सो दैट एनिसोट्रॉपिक दैट इज जस्ट उल्टा है आइसोट्रॉपिक मटेरियल का। आइसोट्रॉपिक में क्या था कि एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोट्रॉपिक। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो एनिसोट्रॉपिक। जैसे ये पॉइंट लिया, यहाँ प्रॉपर्टी मान लो आपका E1 है, तो यहाँ पे ये E2 हो गया, यहाँ E3 है, यहाँ E4 है, E5 ऐसे। तो एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, तो ये आपका एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक में क्या था, जस्ट इसका उल्टा, एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा था तो आइसोट्रॉपिक। डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो ये एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। कोई मटेरियल्स हैं अगर इसमें आपके स्मॉल वॉइड्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो वॉइड्स बनते हैं, क्रैक्स हैं, तो वो सब आपके एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। तो मटेरियल विद वॉइड्स एंड क्रैक्स दैट इज एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। तो इसका एग्जांपल दैट इज प्लाईवुड, ग्रेफाइट, इसमें कोई मटेरियल में अगर वॉइड्स वगैरह हैं, स्मॉल वॉइड्स, टीनी वॉइड्स हैं, क्रैक्स हैं, दैट विल ट्रीट एज एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये हमें नहीं पढ़ना, हमको और हमारे जो भी हम स्टडी करेंगे सब पहले ही होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक हो चुके हैं, बस क्या होता है ऑर्थोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक हमको मालूम होना चाहिए, तो वो देख लिया। तो एक पॉइंट पर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो ऑर्थोट्रॉपिक, एक पॉइंट पर दैट हर डायरेक्शन प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो एनिसोट्रॉपिक। तो एनिसोट्रॉपिक या ऑर्थोट्रॉपिक, तो एक मार्क्स में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। इसके ऊपर यहाँ पे 1 पॉइंट डी लिख देना। तो जब इस 1 पॉइंट डी में दोनों का डेफिनेशन जो बोला है वो लिखा हुआ है,
तो पीडीएफ में आप जब इसको बना लिया कॉपी पे रिवाइज करोगे तो 1.d में क्या डेफिनेशन लिखा उसको देख लिए। रफ कर रहे हैं। हेडिंग 2 सुपरपोजिशन थ्योरम। देखना रहा एक मिनट, जैसे कोई मेंबर दिया है फिक्स है एक साइड से, पी लोड लगा दिया, इसका लेंथ एल है। अब यहाँ सपोर्ट हटा दो आप, कि मेंबर कैसा हो जाएगा, पी फोर्स इधर हो जाएगा, पी इधर। तो इसमें भी डेल्टा कितना है, पी एल अपॉन ए, इसमें कितना डेल्टा पी एल अपॉन ए, तो एक ही बात है। पी एल अपॉन ए निकालोगे 2 mm आएगा, इसमें भी 2 mm, इसमें भी 2 mm। तो इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, एक ही बात है। तो फोर्स लगाया मान लो इसमें P1, तो डिफ्लेक्शन निकाला पी एल अपॉन ए, सो P1 L अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यही मेंबर था, इस पे लोड को P1 से P2 कर दिया, यहाँ पे लोड को P1 से P2 कर दिया, तो डिफ्लेक्शन निकाला PL अपॉन ए, P2L अपॉन ए, वही सेम मेंबर था, लोड को P1 से P2 कर दिया, तो PL अपॉन ए, P2L अपॉन ए, ऐसे आ गया। अब यहाँ पे इनपुट ऐड कर दे रहे, तो ये P1 P2 दोनों ऐड कर दे रहे, तो यहाँ ऐड किया, तो यहाँ पे लोड कितना कर दिया, P1 प्लस P2, ऐसे लिए। तो अब यहाँ डिफ्लेक्शन निकाले PL अपॉन ए, सो P1 प्लस P2 L अपॉन ए, ऐसे लिख दिया, इस तरह से आ गया। सो P1 प्लस P2 L अपॉन ए, ऐसे मिला। अब देखो जरा, इनपुट को ऐड किया है तो यहाँ पे आउटपुट भी ऐड हो गया, डेल्टा कितना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड, सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब अलजेब्रिक समेशन, यहाँ वैलिड है, ऐसे आ रहा है। तो पहले P1 लोड किया, फिर P2 कर दिया, फिर P1 प्लस P2 कर दिया, इनपुट ऐड किया, आउटपुट भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है, ये अलजेब्रिक समेशन वैलिड है, ऐसे आ रहा है। सेम देखो जरा, यही मेंबर था, कोई ब्लॉक है स्टील एल्यूमिनियम किसी का भी, तो P1 लोड लगाया था, तो उस दिन देखा था हमने रेजिलियंस पढ़ा था। रेजिलियंस क्या था, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट, वहां उसका फॉर्मूला बनाया था, क्या आया था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम। भूले तो वहां पीछे देखो रेजिलियंस में कैसे लिखा था, किया था, रेजिलियंस का पूरा प्रूव किया था, कितना था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम। कैसे लिखते थे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम ए इंटू एल। सिग्मा को मैक्सिमम कर दोगे तो वही प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा। सिग्मा क्या हो गया, पी बाई ए, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2e ए इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एल अपॉन 2a, दिस वैल्यू। इसको ऐसे लिखते हैं, पी स्क्वायर एल अपॉन 2a। तो ये मेंबर है, इस पे लोड लगा, लोड से स्ट्रेन आया, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी, तो लोड ने जो वर्क डन किया उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, जैसे स्प्रिंग में होता है सेम वैसे। तो यहाँ स्ट्रेन एनर्जी कितना हो गया, P1 स्क्वायर एल अपॉन 2a, ऐसे बना, इस तरह से। फिर यहीं पे आपका दैट यही मेंबर था सेम, यही लेंथ सेम एल दिया, तो लोड को P1 से P2 कर दिया, जैसे वहाँ डिफ्लेक्शन में कर रहे थे। तो यहाँ स्ट्रेन एनर्जी निकाले तो कितना हो गया, P2 स्क्वायर एल अपॉन 2a इज वेल, P1 स्क्वायर एल अपॉन 2 PA P2 स्क्वायर एल अपॉन 2a। अब इनपुट ऐड कर दो सेम वैसे, P1 प्लस P2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, P1 प्लस P2, तो यहाँ निकाले स्ट्रेन एनर्जी कितना, P1 प्लस P2 P स्क्वायर एल अपॉन 2a दिस वैल्यू, ऐसे आगे। अब देखो जरा, डिफ्लेक्शन में क्या था, इनपुट ऐड किया था, आउटपुट ऐड हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, इनपुट ऐड किया, आउटपुट ऐड नहीं हो रहा, ये u दैट इज नॉट इक्वल टू u1 प्लस u2। तो ये u का वैल्यू जो है u1 प्लस u2 से ज्यादा है, क्यों, बिकॉज P1 प्लस P2 स्क्वायर
दैट इज अ ग्रेटर देन P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अलजेब्रिक समेशन सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं हो रहा। क्यों वैलिड नहीं हुआ? बिकॉज देखो जरा इसके ऊपर स्क्वायर का टर्म है, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब देखो जरा सोमा स्ट्रक्चर के अंदर 4 ही लोड है, एक एक्सियल लोड P, एक बेंडिंग मोमेंट M, एक टॉर्शन T और एक डायरेक्ट शियर फोर्स V। तो P, V, M और T ये 4 ही लोडिंग है जिसको हमें स्टडी करना है सोम स्ट्रक्चर में। तो ये P, V, M और T के ऊपर अगर आपका लीनियर वेरिएशन है, मतलब जैसे डेल्टा PL अपॉन ए में P का 1 डिग्री था, लीनियर वेरिएशन है, तो वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड हो जाएगा। लेकिन सेम वहीं पे ये जो लोडिंग है P, V, M और T, इसके ऊपर अगर आपका स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, लीनियर वेरिएशन नहीं है, तो वहां पर थ्योरम वैलिड नहीं है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि अलजेब्रिक समेशन वैलिड नहीं हो रहा, तो यहाँ थ्योरम वैलिड नहीं। जैसे शाफ्ट के केस में आएगा, शाफ्ट में क्या है कि आपने टॉर्क लगाया तो वहां पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होता है T स्क्वायर L अपॉन 2G। तो पहले शाफ्ट पे आपने टॉर्क T1 कर दिया, फिर T2 कर दिया, फिर T1 प्लस T2 कर दिया, सेम वैसे वहाँ T स्क्वायर हो रहा है, वहाँ वैलिड नहीं होगा। तो जब तक वो लोडिंग फंक्शन के ऊपर लीनियर वेरिएशन है तब तक आपका थ्योरम वैलिड है। जैसे ये क्वाड्रेटिक हो रहा है या लीनियर वेरिएशन नहीं बच रहा है तो फिर थ्योरम वैलिड नहीं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है पूछता है, तो ऐसे बना के पूरा उसको एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कैसे। कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बतानी हमको, इंटरव्यू में पूछेगा, वो पूछता है आपसे, पूछता है कि आप उसको एक्सप्लेन करो क्या होता है। आप वहाँ डेफिनेशन बताते हो तो नंबर काटता है, उसको समझा दो कि भाई क्या होता है, तो ये हम ऐसे बना के उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे देख लो फिर से एक बार, ये मेंबर दिया था, इस पे P1 लोड लगाया, इसमें डिफ्लेक्शन कितना है PL अपॉन ए, ये यूज किया था हमने हुक्स लॉ लगा के। फिर लोड को P2 कर दिया, डेल्टा कितना P2L अपॉन ए, तो इनपुट ऐड कर दिया P1 प्लस P2 कर दिया, तो डिफ्लेक्शन ऐड हो गया डेल्टा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, थ्योरम वैलिड है। तो ये अलजेब्रिक समेशन सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है। यही सेम मेंबर पे इसके अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी निकाले, रेजिलियंस का वैल्यू क्या था फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम। सिग्मा रख दिया P बाई ए, पुट किया कितना आ रहा है P स्क्वायर L अपॉन 2A। तो पहले P1 लोड लगा कितना है P1 स्क्वायर L अपॉन 2A, फिर P2 लोड लगा कितना है P2 स्क्वायर L अपॉन 2A, फिर ऐड कर दिया P1 प्लस P2 कर दिया, तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी इतना आ गया। तो अब ये U क्या है, दैट इज नॉट इक्वल टू U1 प्लस U2, उससे ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे थ्योरम वैलिड नहीं। तो मतलब जब तक 4 लोड है P, M, T और V, P एक्सियल लोड, V शेयर फोर्स, डायरेक्ट शेयर फोर्स, M बेंडिंग मोमेंट और T ट्विस्टिंग मोमेंट, इन चारों के ऊपर जब तक लीनियर वेरिएशन तब तक थ्योरम वैलिड है, और लीनियर वेरिएशन नहीं है तो वहां पे थ्योरम वैलिड नहीं है। तो ये पूछेगा इंटरव्यू में क्या होता है थ्योरम, तो ऐसे बना के एग्जांपल उसको पूरा एक्सप्लेन कर दें। नोट कर लो इसको। टू 2.2 लिख देना इसके ऊपर। 2 का मतलब चैप्टर 2 है, 1 जहाँ पे 1.2 चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 2 दोनों मिक्स करके पढ़ रहे हैं, बिकॉज 1 में खाली थ्योरी है, दोनों मिला मिला के पढ़ रहे हैं, 1 और 2 दोनों आपस में रिलेशन है आपस में।
रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। तो ये सोम में भी आएगा, स्टील में भी आएगा, दोनों जगह आएगा। तो मेनली स्टील में ही पढ़ना होता है, लेकिन हम यहाँ सोम में भी देखेंगे तो वहां पे हेल्प रहेगा आपको। हेडिंग दो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। पहली बात है, माइल्ड स्टील को हम क्यों पढ़ते हैं कर्व को? बिकॉज जितने सारे पॉइंट स्टडी के लिए माइल्ड स्टील में है, उतने पॉइंट और किसी मटेरियल में नहीं मिलेंगे। इसलिए मेनली रिसर्च पर्पस के लिए माइल्ड स्टील को स्टडी करते हैं। बाकी जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, जहाँ कॉलम है उसमें जो तो स्ट्रक्चरल स्टील है वो आपका दैट उसका डायग्राम सिंपल ऐसा माइल्ड स्टील की तरह नहीं बनता, थोड़ा चेंज है। लेकिन वहाँ तो हम स्ट्रक्चरल स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए था, वही पढ़ते भी हैं मेनली। लेकिन सबसे पहले रेफरेंस के लिए इसको पढ़ते हैं, बिकॉज रिसर्च पर्पस के लिए मेनली, बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स और कहीं पे नहीं मिलेंगे और किसी मटेरियल में नहीं है स्टडी के लिए। इसलिए फॉर फर्दर स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए सबसे पहले हम माइल्ड स्टील को ही पढ़ते हैं। तो माइल्ड स्टील जो है टेस्ट किया है, तो टेस्ट को जो स्टैंडर्डाइज किया है ASTM ने, ASTM दैट इज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। और जो टेस्ट किया है हमने UTM मशीन पे, दैट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन लिया है। तो एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन लिया है, इसमें 2 पॉइंट ये लिए, इस पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो A और B है, इसके बीच में हमने स्ट्रेन गेज लगाया है। तो AB के बीच हमने स्ट्रेन गेज लगाया है। स्ट्रेन गेज जो यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंसोमीटर। तो ये जो A और B है, इसके बीच में हमने स्ट्रेन गेज लगाया है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द गेज लेंथ L0। दिस वन दैट इज अ गेज लेंथ। तो इसका वैल्यू जो दैट है लिया स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 2 इंच। जो गेज डाया है दैट D0 दैट इक्वल टू 0.5 इंच। इसके लिए स्टडी किया है। तो ये सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, तो यही जैसे सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, इसमें 2 पॉइंट लिए आपने A और B, इसके बीच में स्ट्रेन गेज लगाया है। थोड़ा विजुलाइज करो, तो यहाँ पे एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट, इसके बीच में स्ट्रेन गेज लगा दिए। और ये जो सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, इसके ऊपर ये जो ऊपर से आएगा UTM मशीन का रॉड, ऐसे ये UTM का रॉड नीचे से टेस्ट किया है कॉलेज में हमने। अब क्या है कि ये जो रॉड है ऊपर वाला, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, टेंसाइल टेस्ट है, और ये रॉड नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है स्लोली, और ये आपको ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो AB है जिसके इसमें स्ट्रेन गेज लगा, इसके बीच का लेंथ बढ़ता है, तो वही जो स्ट्रेन गेज दैट सारा रीडिंग मेजर कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो विजुलाइज करो, ये सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रॉड है UTM मशीन का, ऐसे नीचे UTM का रॉड है, और इसके बीच में यहाँ पे स्ट्रेन गेज लगा हुआ है। तो जब ये रॉड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रॉड नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके बीच का लेंथ बढ़ रहा है। टेंसाइल टेस्ट है, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेन है। तो जो लेंथ चेंज हो रहा है वो सब हमको एक्सटेंसोमीटर स्ट्रेन गेज से रीडिंग मिल रहा है। तो जब भी हम टेस्ट करते हैं, जब भी टेस्ट करते हैं सबसे पहले लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनता है। कोई भी टेस्ट हो आपका, UTM पे टेस्ट हो या IJOT टेस्ट हो या 4P टेस्ट हो, तो जब आपने टेस्ट किया सबसे पहले जो टेस्ट है उससे सबसे पहले आपका लोड डिफ्लेक्शन कर्व ड्रॉ करते हैं। पहले वहां से लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनता है, फिर उससे हम इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद सेकंड टर्म दैट उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कन्वर्ट करते हैं। फिर यहां से इसको कन्वर्ट किया दैट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन दैट फंडामेंटल यूनिट है। स्ट्रेन को आप स्ट्रेन गेज से मेजर कर सकते हो, स्ट्रेन गेज आपके पास है, स्ट्रेन को मेजर कर सकते हो। स्ट्रेस जो है दैट डिराइव्ड यूनिट है, हुक्स लॉ से फाइंड आउट किया। हुक्स लॉ पता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस गेज कुछ नहीं होता, स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रेन फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए। और स्ट्रेस जो है डिराइव्ड यूनिट है। जैसे लिखते हो y इक्वल टू साइन x,
एक्स का वैल्यू पता होता है तो वाई कैलकुलेट कर देते हो, इसलिए एक्स साइन एक्स, एक्स नीचे एक्स एक्सिस में होता है, वाई ऊपर की तरफ होता है, वाई डिराइव्ड है, एक्स 30 डिग्री रखा साइन एक्स में, वहां से वाई निकाल दी। जस्ट एग्जाम्पल। सेम ऐसे स्ट्रेन फंडामेंटल यूनिट है, इसको आप मेजर कर सकते हो, स्ट्रेस डिराइव्ड यूनिट इसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे रखा है। तो अब जब यहाँ डायग्राम बनाया है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आए, उन सब पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ किया है, तो डायग्राम कुछ आपका ऐसे बना, इस तरह से आया। तो इस तरह से कुछ डायग्राम बन रहा है। इतने सारे पॉइंट्स कहीं और स्टडी के लिए नहीं है। तो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी डी, ये ई पॉइंट, एफ जी, ये ओ पॉइंट। तो इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट पहले जो ए पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। सो ए जो है दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। सो दिस वन दैट इज अ प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। सेम बी, बी जो है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट पॉइंट। सो बी दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट पॉइंट। सी पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड द अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। डी, डी जो है दैट इज कॉल्ड द लोअर यील्ड पॉइंट। सो डी दैट इज द लोअर यील्ड पॉइंट। डी से ई जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द यील्डिंग पार्ट, और दिस डी टू ई रीजन। सो डी टू ई जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द यील्डिंग पार्ट। Yielding portion that is also called the yield plateau region, that is also called yield plateau region, and that is also called the perfectly plastic region. This one yielding, that is also called perfectly plastic region, perfectly plastic region, yielding part, yielding portion या yield plateau region, that is also called perfectly plastic region. Then E to F, E to F जो है that is called the strain hardening region. This one that is called the strain hardening region. F point, F पे जो है that is also called ultimate tensile strength point. So that same point necking formation. So F point that is a ultimate tensile strength point. That same point necking formation, necking start. So necking formation, F point. Then same F to G that is called the strain softening region. So F to G part, so F to G that is called the strain softening region. So strain softening region, and that G point finally that is a fracture occur. So this one that is a fracture point. G point that is a fracture occur, that fracture point. So इतने सारे पॉइंट्स बाकी किसी मटेरियल में स्टडी के लिए नहीं है, इसलिए माइंड से सबसे पहले पढ़ते हैं। सो देखो आप फर्स्ट जो पॉइंट है ए पॉइंट दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का, तो ए पॉइंट जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। ये एंड पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का, तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है, दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है, दैट एंड पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये एंड पॉइंट यहाँ तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है। अब ए से बी में देखो जरा, ए तक आपका ऐसे बना, ये पॉइंट है, ए से बी वाला पोर्शन ये जो है, तो ए से बी में क्या है कि स्ट्रेट लाइन छोड़ दिया है, तो ए से बी में स्ट्रेन जो है वो हाई रेट से बढ़ रहा है कंपेयर टू स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेन हाई रेट से बढ़ेगा इसका मतलब ए से बी में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो बचा नहीं, तभी तो स्ट्रेट लाइन छोड़ा है। देखो ध्यान से, ए से बी में स्ट्रेट लाइन छोड़ दिया, मतलब स्ट्रेन हाई रेट से बढ़ रहा है कंपेयर टू स्ट्रेस, इसलिए ए से बी में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। बी क्या है, बी इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, मतलब ये एंड पॉइंट है जहां तक इलास्टिक रिकवरी है, यानी बी तक अगर आप लोड रिमूव करोगे तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। लेकिन ए से बी में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट क्या है प्रैक्टिकली मैथमेटिकली हम यूज कर लेते हैं, क्यों, डिफॉर्मेशन बहुत कम है। यहां तक जो डिफॉर्मेशन था दैट अराउंड 0.2%, ये जो है दैट अराउंड 1.5% के आसपास, यहां तक जो है दैट 10 to 15%, और ये फाइनली दैट कॉल्ड 25 to 40%। बुक्स टू बुक्स वेरी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बस लमसम रेंज यही रहता है। तो ये डी पॉइंट तो 0.2% है, तो यानी बी तक तो और कम हो गया, तो ए से बी में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, स्ट्रेन हाई रेट से बढ़ रहा है कंपेयर टू स्ट्रेस, बट डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल है, तो इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसलिए बी तक हम हुक्स लॉ यूज कर देते हैं, बी पॉइंट तक। बी का वैल्यू जो बी पॉइंट है, सिग्मा बी और डी के लमसम वैल्यू बराबर है, बी और डी का वैल्यू लमसम बराबर है,
250 मेगापास्कल। ये जो आपका 242 मेगा, ए पॉइंट का 242 मेगापास्कल, बी और डी का 250 लमसम वैल्यू, सी का 262, ये जो है दैट 435 मेगापास्कल, ये 325 मेगापास्कल लमसम वैल्यू। अब बुक्स टू बुक्स वेरी कर सकता है, लेकिन लमसम बुक्स में ऐसे वैल्यू रहता है, लमसम यही वैल्यू है। तो ए पॉइंट हो गया, बी हो गया। बी के बाद क्या है कि मटेरियल जो है, स्टील मटेरियल का जो ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है, तो ब्रेक डाउन की वजह से क्या है, स्ट्रेस बढ़ गया, तो बी से सी पॉइंट चला गया, दैट इज कॉल्ड द अपर यील्ड पॉइंट। और सी से के बाद डी पॉइंट जो है लोअर यील्ड पॉइंट। तो जो अपर और लोअर यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये गेट है, इसके जस्ट बाद यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं यील्ड पॉइंट। माइल्ड स्टील में दो अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं, सी और डी, लेकिन वही माइल्ड स्टील क्या है, लो कार्बन स्टील, वहीं पे मीडियम कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील, उसमें एक ही यील्ड पॉइंट है, लेकिन माइल्ड स्टील में दो अलग अलग पॉइंट है। वो क्यों अभी देखेंगे आगे। तो जो सी और डी अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, इसलिए बोल रहे हैं यील्ड पॉइंट बिकॉज के जस्ट बाद यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है। यील्डिंग मतलब क्या, विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन। इसमें देखो इस पोर्शन में स्ट्रेस चेंज नहीं हो रहा है, बट स्ट्रेन चेंज हो रहा है, यील्डिंग पार्ट, दैट विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन। विदाउट चेंजिंग, डी से ई पोर्शन विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन है, इसी को फेलियर क्राइटेरिया बना दिया। क्यों, देखो जरा ध्यान से, ये 0 से 0.2% बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन मिला है, इसके लिए यूटी मशीन को इतना लोड चेंज करना पड़ा है, और इस पोर्शन में एक लार्ज डिफॉर्मेशन है और लोड ही चेंज नहीं करना पड़ा। मतलब क्या कि वो फ्री, बिल्कुल जस्ट सिंपल फ्री एक्सपेंशन की तरह से है, जैसे थर्मल में पढ़ा था फ्री एक्सपेंशन, आपका एक लार्ज डिफॉर्मेशन मिल रहा है विदाउट चेंजिंग लोड। तो यही फेलियर क्राइटेरिया है, मतलब मॉलिक्यूल इस रीजन में प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, यील्डिंग पार्ट, इसलिए बोले परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन, डी से यील्डिंग पार्ट। ना ई तक आते आते क्या है कि डी तक तो क्या था, बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन था, ई तक आते आते क्या है, बहुत लार्ज डिफॉर्मेशन आ गया। डक्टाइल मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि अगर एक बार डक्टाइल मटेरियल में डिफॉर्मेशन लार्ज हो गया तो मटेरियल विल बी हार्ड, इसलिए ई पॉइंट तक आते आते मटेरियल हार्ड हो गया। ई का कोई अलग से नाम नहीं है, डी से ई पोर्शन यील्डिंग वाला पार्ट है, लेकिन ई तक आते आते लार्ज डिफॉर्मेशन हो गया तो ये मटेरियल हार्ड हो गया। ये डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी है दैट अगर डक्टाइल मटेरियल में एक बार लार्ज डिफॉर्मेशन आ जाए तो मटेरियल विल बी हार्ड। तो मटेरियल हार्ड हो गया, इसलिए फर्दर डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा लोड देना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा लोड ज्यादा स्ट्रेस, इसलिए डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, ई से एफ डायग्राम आपका ऐसे ऊपर की तरफ गया। अब लेकिन क्या है, आप लगातार लोड बढ़ाते जाओ, आप जरा सोचो, हर मटेरियल का कुछ इनहेरेंट पावर होता है, कब तक लोड बढ़ाओगे, आप लगातार ई से एफ में लोड बढ़ाते जा रहे हो, एक टाइम आता है एफ पर कि दैट सडन चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शन, जो स्टील का दैट था उसमें सडन चेंज एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट सडन चेंज इन द एरिया क्रॉस सेक्शन एट सेंटर ऐसे बना। तो ये जो सडन चेंज एरिया क्रॉस सेक्शन है बीच में सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड द नेकिंग फॉर्मेशन, एरिया रिडक्शन, सडन एरिया रिडक्शन। आपका अब क्या था, यहाँ तो मटेरियल हार्ड हो गया, अब उसके बाद आप ज्यादा लोड देना पड़ा डिफॉर्म करने के लिए, अब लगातार आप लोड बढ़ाते जा रहे हो, कब तक बढ़ाओगे, एक टाइम आएगा कि मटेरियल रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, दैट सडन चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शन एट द एफ पॉइंट, एंड दैट मटेरियल सडन चेंज एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट फर्दर मटेरियल सॉफ्ट हो गया। क्यों, एरिया रिडक्शन एक बहुत बड़ी बात है कि एकदम से एरिया रिडक्शन हो, धीरे धीरे रिड्यूस नहीं हुआ, एकदम से एफ पॉइंट पे एरिया रिडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड द नेकिंग फॉर्मेशन। एरिया रिडक्शन दैट मीन मटेरियल नाउ फर्दर मटेरियल विल बी सॉफ्ट, मटेरियल सॉफ्ट हो गया तो कम लोड देना पड़ेगा डिफॉर्मेशन के लिए, तो कम लोड तो कम स्ट्रेस, इसलिए डायग्राम आपका नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ गया और फाइनली जी पॉइंट पर जाके फ्रैक्चर, देन कप एंड कोन फ्रैक्चर, फाइनली आपका जी पॉइंट पर जाके आपका फ्रैक्चर इस तरह, दैट इज अ कप एंड कोन फ्रैक्चर। तो ये कप शेप है, दैट कोन शेप, दैट कप एंड कोन फ्रैक्चर। अब ये कप एंड कोन फ्रैक्चर क्यों बना है, दैट ये एंगल अगर हम चेक करते हैं 45 डिग्री है, 45 क्यों, 47 क्यों नहीं है, कप एंड कोन फ्रैक्चर कैसे बना, इसको हम वहाँ पे थ्योरी ऑफ फेल्यूर जब पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे, दैट कप एंड कोन फ्रैक्चर। फाइनली आपका दैट जी पॉइंट पर कप एंड कोन फ्रैक्चर इस तरह से। ये जो सी और डी पॉइंट है, सी अपर यील्ड पॉइंट है, डी लोअर यील्ड पॉइंट है। जो स्टील है, स्टील क्या होता है, स्टील में आपके आयरन और कार्बन के एटम है, आयरन के एटम बड़े होते हैं, कार्बन एटम उन्हीं आयरन एटम के बीच में एज अ वैकेंसी डिफेक्ट की तरह से रहता है। हमको ये मटेरियल साइंस का जरूरत नहीं है, हम स्ट्रक्चर इंजीनियर है, हमको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तभी थोड़ा बहुत पार्ट देख रहे हैं। तो जो आयरन के बीच में कार्बन एटम्स होते हैं, तो जो कार्बन का इफेक्टिव स्लिपिंग है, दैट इज ड्यू टू द इफेक्टिव स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। तो स्टील में आयरन और कार्बन के एटम्स हैं, 4 आयरन एटम्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा रहता है, तो बीच में कार्बन एटम स्मॉल साइज में होते हैं एज अ वैकेंसी डिफेक्ट। तो वो कार्बन एटम जो है उसकी इफेक्टिव स्लिपिंग की वजह से, दैट इज ड्यू टू द इफेक्टिव स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील,
तो ये अपर से लोअर यील्ड पॉइंट आता है, स्ट्रेस थोड़ा सा स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, सी से डी पॉइंट आ रहा है। So that C to D point, upper yield point, lower yield point, that is due to the effective slipping of carbon atom in molecular structure of steel. अब अगर आप किसी मटेरियल साइंस का बुक में देखोगे, हम सिविल इंजीनियर, हमारा उसमें जरूरत नहीं पड़ता, उसमें बाप की बहुत डिटेल्ड स्टडी है सी और डी पॉइंट का। उसमें आपको पूरा डिटेल में क्वार्टरल एटमॉस्फेयर मैकेनिज्म, बहुत सी चीज़ें हैं, उससे पूरा एक्सप्लेन होता है। लेकिन वो हमारे कोर्स में हमें जरूरत नहीं है, वो मटेरियल साइंस में यूज होता है, वहाँ पढ़ना। हम तो स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, इसलिए उसका डीप डिटेल स्टडी नहीं चाहिए होती मटेरियल साइंस की, तो हम स्ट्रक्चर पॉइंट से स्ट्रेंथ पॉइंट जो जरूरत है उसकी बात करते हैं। तो द सी टू डी पॉइंट दैट इज ड्यू टू द इफेक्टिव स्लिपिंग ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर और कार्बन इफेक्टिव स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम इन दैट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, सी से डी पॉइंट। बस दैट इतना एक्सप्लेन कर दिया। बाकी क्वार्टरल मैकेनिज्म ये सब चीजें मटेरियल साइंस का पार्ट है, सबका जरूरत नहीं हमको। एक हम जितना हमको सिविल की जरूरत अंदर जरूरत पड़ता है उतना ही पढ़ते हैं, उतना देख रहे हैं। अदरवाइज ये सी से डी पॉइंट के लिए क्वार्टरल मैकेनिज्म पूरा पढ़ना, वो हम 1 से 1.5 घंटे मटेरियल साइंस में लेक्चर है पूरा, मटेरियल साइंस वालों जो पढ़ते हैं। ये सिविल में हमें जरूरत नहीं है, तो हम डिटेल जितना स्ट्रक्चर पॉइंट जरूरत होता है उतना बात करते हैं। देख लो फिर से, सबसे पहले टेस्ट को किया हमने यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया एएसटीएम पर, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। उसके लिए एक सिलेंडर स्पेसिमेन लिया, ये 2 पॉइंट लिए, ये भी इसके बीच में स्ट्रेन गेज लगा दिया था। ये जो लेंथ है एल नॉट गेज लेंथ 2 इंच और गेज आया दैट 0.5 इंच। तो ये विजुलाइज करो फिगर कैसे था, ये सिलेंडर का स्पेसिमेन था, इसके ऊपर यूटीएम का रॉड आ गया, नीचे यूटीएम का रॉड आ गया। तो ये रॉड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रॉड नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी जो गेज लेंथ उनके बीच का लेंथ चेंज हो रहा है, तो वो मेजर कर ले रहे हैं स्ट्रेन गेज में। तो जब भी टेस्ट करते हैं सबसे पहले क्या है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनता है, उसको फिर कन्वर्ट किया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेन को आप मेजर कर सकते हो स्ट्रेन गेज के हेल्प से, स्ट्रेन फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रेस गेज कुछ नहीं होता, स्ट्रेस को आप मेजर नहीं कर सकते, तो स्ट्रेस डिराइव्ड यूनिट है फ्रॉम द स्ट्रेन। तो इसलिए स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे रखा है ऐसे, y इक्वल टू साइन एक्स होता है, एक्स का वैल्यू मालूम 30 डिग्री, y कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब डिफरेंट पॉइंट आए। पहला ए पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, तो ये एंड पॉइंट है जहां तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेट लाइन का जो एंड पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। तो एंड पॉइंट है जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देन ए से बी में क्या है, ए से बी में आपका स्ट्रेन हाई रेट से बढ़ रहा है कंपेयर टू स्ट्रेस, इसलिए उस स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया, डेविएट हो गया, स्ट्रेन हाई रेट से बढ़ा है कंपेयर टू स्ट्रेस। ये हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन है, इसलिए बी तक यूज कर लेते हैं हुक्स लॉ। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, तो ये एंड पॉइंट है जहां तक इलास्टिक रिकवरी है, मतलब बी तक अगर आप लोड रिमूव करोगे तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। देन बी के बाद सी पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट। बी पॉइंट तक आते आते मटेरियल का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, तो ब्रेकडाउन की वजह से स्ट्रेस रेज कर गया, तो बी से सी पॉइंट चला गया, अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट और डी लोअर यील्ड पॉइंट, सी और डी दो अलग अलग पॉइंट खाली माइल्ड स्टील में है, लो कार्बन स्टील में। मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील केवल एक ही यील्ड पॉइंट आ रहा है। तो ये जो अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट है दैट इज ड्यू टू द इफेक्टिव स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। स्टील में क्या है, आयरन कार्बन के एटम है, आयरन एटम के बीच में कार्बन एटम एज अ वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, तो उनकी इफेक्टिव स्लिपिंग की वजह से ये आपका सी और डी दो अलग अलग पॉइंट है माइल्ड स्टील के केस में। डी पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट जो है ये आपका फ्लक्चुएटिंग पॉइंट है, ये रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट करता है। डी पॉइंट फ्लक्चुएटिंग नहीं है, रेट ऑफ लोडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लोअर यील्ड पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये सी फ्लक्चुएटिंग है, रेट ऑफ लोडिंग से चेंज करता है। डी से ही जो इसको अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट क्यों बोलना है, बिकॉज इसके जस्ट बाद यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है। यील्डिंग मतलब विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन, लोड भी चेंज नहीं करना पड़ा, एकदम से लार्ज डिफॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज फेल्योर क्राइटेरिया। यील्डिंग दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल मटेरियल, विदाउट चेंजिंग लोड लार्ज डिफॉर्मेशन 0.2 से 1.5% हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। ऐसे बनेगा इलास्टोप्लास्टिक कर्व बनाएंगे दैट स्ट्रक्चर स्टील का, तो ऐसे रीजन वहां बनेगा परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। ई तक आते आते क्या है कि मटेरियल दैट लार्ज डिफॉर्मेशन आ गया, डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक बार डक्टाइल मटेरियल में लार्ज डिफॉर्मेशन आ गया सो मटेरियल विल बी हार्ड। सो फॉर मटेरियल हार्ड हो गया, यानी ई तक आते आते मटेरियल हार्ड हो गया, तो जब हार्ड हो गया तो ज्यादा लोड देना पड़ेगा तब डिफॉर्म करेगा, तो ज्यादा लोड ज्यादा स्ट्रेस, इसलिए डायग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्चुअल अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल भी देखो तो यहाँ पे क्या है, ई से एफ में मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट चालू होता है, इसलिए वो मटेरियल हार्ड हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। फॉर फर्दर स्ट्रेन मटेरियल हार्ड है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। अब इसमें देखो जरा, लगातार मटेरियल हार्ड हो गया तो ज्यादा लोड देना पड़ रहा है, ज्यादा लोड ज्यादा स्ट्रेस, लिए डायग्राम ऊपर जा रहा है। अब लेकिन हर मटेरियल का कुछ इनहेरेंट पावर है, कब तक आप लोड बढ़ाओगे, आप लगातार लोड बढ़ाते जा रहे हो,
तो एक टाइम आता है कि मटेरियल अब और ज्यादा लोड बियर नहीं कर पाता, और एफ पर आके दैट इज सडन चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शन, एकदम से एरिया रिड्यूस करता है। एरिया रिडक्शन एक बहुत बड़ा बात है, एकदम से सडन चेंज हुआ एरिया क्रॉस सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द नेकिंग फॉर्मेशन, नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट, नेकिंग स्टार्ट। तो ये सडन चेंज इन एरिया क्रॉस सेक्शन एट द सेंटर, ये आपका दैट नेकिंग फॉर्मेशन। नेकिंग जैसे बना बिकॉज एकदम से एरिया रिडक्शन हुआ, दैट इज मटेरियल विल बी सॉफ्ट, फॉर फर्दर मटेरियल सॉफ्ट है, मटेरियल सॉफ्ट है तो कम लोड देना पड़ेगा, तो कम लोड तो कम डिफॉर्मेशन, इसलिए डायग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, और फर्दर जी पॉइंट पे जाके कप एंड कोन फ्रैक्चर इस तरह से। अभी कप एंड कोन फ्रैक्चर 45 डिग्री क्यों आ रहा है, सब हम थ्योरी फेल में पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स और किसी मटेरियल में स्टडी के लिए नहीं है, इसलिए हम दैट यहाँ पे सबसे पहले माइल्ड स्टील का डायग्राम देखते हैं, ऐसे बाकी के डायग्राम चेक करेंगे, अभी देखेंगे। तो ये डिफरेंट पॉइंट वाला पूछता रहता है, तो ध्यान रखना है, इंटरव्यू पूछेगा तो पूरा उसको ऐसे एक्सप्लेन कर दें, नोट कर लो इसको। जी पॉइंट पर अगर आप जाके देखते हो तो अराउंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो स्टार्टिंग में था उसका 50% के आसपास बचता है, 50% ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब स्टार्टिंग में जो एरिया था उसका अराउंड 50% के आसपास बचता है जी पॉइंट पे जाके। ये एफ पे जो वैल्यू है दैट अराउंड 435 मेगा पास्कल, ये वैल्यू जो है दैट अराउंड 325 मेगा पास्कल। तो ये कोई फिक्स नहीं है, बुक्स टू बुक्स थोड़ा वेरी कर सकता है, बट लम सम वैल्यू इतना ही रहता है। ये बी और डी का जो वैल्यू है 250 मेगा पास्कल, ए का 242, सी का 262, 435, 325, तो लम सम ऐसे वैल्यूज हैं, तो नोट कर लो इसको। इसके ऊपर 1.7 लिख देना, जो बोला है सब कुछ 1.7 में लिखा है। उसको फोन करके जरा मार्कर मंगवा दीजिए, 3-4 ब्लैक 3-4 ब्लू।
सब कुछ लिखा हुआ 1.7 पे, कुछ पॉइंट तब भी लिख लो जरा इसमें। इन D2E रीजन, D फॉर दिल्ली, इन D2E रीजन लिख लो। इन D2E रीजन material is not offering any resistance. Material is not offering any resistance against deformation. In D2E region, material is not offering any resistance against deformation. So-called plastic flow. So-called plastic flow. नेक्स्ट लाइन से, ये जो है D2E था वैसे E2F, सो इसमें लिखना नेक्स्ट लाइन से, इन E2F रीजन, इन E2F रीजन material provide resistance, in E2F region material provide resistance against deformation, material provide resistance against deformation. ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में इसी में, ड्यू टू चेंज इन crystal structure of material, due to change in crystal structure of material. अगर हम जो ये मटेरियल है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डिक्रीज होता है। देखो जरा क्या होता है एक्चुअली, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा, जैसे मान लो स्टील के ब्लॉक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का थर्मल वाइब्रेशन बढ़ता है। तो जब थर्मल वाइब्रेशन चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लैटिस पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका चेंज होता है, तो उसकी वजह से यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया उससे क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच का थर्मल वाइब्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से इसका लैटिस पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, इसकी वजह से इसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होता है, तो उसका रीजन ये लैटिस पोटेंशियल एनर्जी है। तो लिख लो इस पॉइंट को, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एटॉमिक थर्मल वाइब्रेशन, by increasing temperature the atomic thermal vibration increases. Due to this lattice potential energy, changes. Due to this lattice potential energy changes. So Young's modulus decreases. देखना जरा एक मिनट, ये F जो है, F पे वैल्यू जो है 435 मेगापास्कल है, तो ये क्या इसके जस्ट बाद कुछ टाइम बाद फ्रैक्चर हो गया, और ये टेंसाइल टेस्ट किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील टेंसाइल टेस्ट है, तो जहाँ हेडिंग दिया था आपने ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ब्रैकेट में लिख देना टेंसाइल टेस्ट है, अभी कंप्रेशन टेस्ट देखेंगे भी आगे। तो F पॉइंट की जो वैल्यू है, स्ट्रेस की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर है फॉर टेंसाइल लोडिंग। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द टेनेसिटी। सो दिस वन दैट इज कॉल्ड द टेनेसिटी। टेनेसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर अंडर टेंसाइल लोडिंग। मतलब कोई मटेरियल में जितना ज़्यादा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर देगा टेंसाइल लोडिंग के लिए। तो टेनेसिटी दैट, जितना ज़्यादा टेनेसिटी प्रॉपर्टी है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर है अंडर टेंसाइल लोडिंग। तो लिख लो इस पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो जरा, टेनेसिटी is the resistance to fracture. Tenicity is the resistance to fracture. Is the resistance to fracture under tensile loading. Resistance to fracture
अंडर टेंसाइल लोडिंग। सब एक एक मार्क्स में पूछता रहता है, ध्यान रखना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आप नहीं ध्यान रखोगे दूसरा ध्यान रखेगा, वो आगे निकल जाएगा। ये तो है नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे तो वो भी नहीं पढ़ रहा, सबको तो रोक नहीं पाओगे, तो पढ़ना ही पढ़ना है ईमानदारी से। ब्रैकेट में लिख दो मोर सिग्मा यूटीएस, यूटीएस मतलब क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रैकेट में लिख दो मोर अल्टीमेट, मोर यूटीएस इतना स्मॉल में, मोर यूटीएस मोर टेनेसिटी। टेनेसिटी हो गया, टेंसाइल लोड लगाया, सिंपल लैंग्वेज में टेंसाइल लोड लगाया, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर है, दैट इज कॉल्ड टेनेसिटी। सेम हार्डनेस क्या था, हार्डनेस रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड स्क्रैचेस, सरफेस के ऊपर जितना जितना ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है स्क्रैचेस को, एब्रेशन को, दैट इज हार्डनेस प्रॉपर्टी। ये सब एक ही नंबर में पूछता रहता है, ध्यान रखना। तो रफ कर दे रहे इसको, पूछेगा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर, तो ये पूरा फिगर बना के उसको एक्सप्लेन कर दे। नेक्स्ट हेडिंग दो लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व देखना एक मिनट। जैसे कोई मटेरियल था, उसका डायग्राम मान लो आप कैसे बनता, तो ये है प्रोपोर्शनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है बी, सो दिस वन दैट इज इलास्टिक लिमिट पॉइंट, और ये सी है, ये फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे आपका फ्रैक्चर हो। तो कोई मटेरियल था, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया ऐसे इस तरह से, तो बी इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, मतलब बी एंड पॉइंट है, जहां तक लोड रिमूव करेंगे तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप गेन करेगा। तो मान लो लोडिंग बी की आगे तक लेके चले गए, मान लो यहां तक लेके गए, तब यहाँ पे लोडिंग, ये लोडिंग कर्व है, सो दिस वन दैट इज लोडिंग। तो मान लो यहां से लोड रिमूव किया, तो लोड रिमूव किया तो ये इसके पैरेलल ऐसे वापस आया, ये डी पॉइंट है। तो देखो जरा एक मिनट, तो ये लोडिंग कर्व था, ऐसे अनलोडिंग कर दिया, तो अनलोडिंग किया तो ये इसके ऐसे पैरेलल वापस आया, तो ये जो है दैट इज अनलोडिंग कर्व। तो ये जो है दैट इज अनलोडिंग। तो ये इसके से पैरेलल वापस आया, तो ये मान लो आपका के पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। देखो जरा, इसमें यहां तक तो स्ट्रेन आ गया था, अब ये ऐसे वापस आ गया, इतना रिकवर्ड कर दिया, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक स्ट्रेन। सो दिस वन दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन, और ये जो बॉडी में परमानेंट रह गया दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक स्ट्रेन या फिर बोल दो आप रेजिडुअल स्ट्रेन, एक ही बात है। सो दिस वन दैट इज अ प्लास्टिक स्ट्रेन। तो यहां तक चला गया था, तो ये इतना ऐसे वापस आ गया, इतना रिकवर्ड कर दिया, तो इलास्टिक स्ट्रेन, और ये प्लास्टिक स्ट्रेन। लोडिंग अनलोडिंग, अब मान लो इसको फर्दर लोडिंग कर दें, तो देखो जरा एक बार, मान लो यहाँ से हम फर्दर लोडिंग कर दें केस से, तो ये फिर से ऐसे वापस गया, फर्दर लोडिंग कर दिया,
लोडिंग अनलोडिंग फिर से लोडिंग कर दिया, तो ये ऐसे वापस गया, तो ये कैसे वापस जाएगा, के से लेके डी तक, फिर डी से सी। तो अब देखो जरा, पहले ए क्या था, प्रोपोर्शनल मिड पॉइंट था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट होता है प्रोपोर्शनल मिड पॉइंट। तो अब ये के से डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका प्रोपोर्शनल, ये स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट क्या कौन सा हो गया, डी हो गया, यानी अब प्रोपोर्शनल मिड पॉइंट कौन सा हो गया, डी हो गया। लोडिंग किया, अनलोडिंग किया, फर्दर लोडिंग किया, तो प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए से डी हो गया। और हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट इलोंगेट, वाई एक्सिस बढ़ रहा है, जब एक्स एक्सिस बढ़ता था क्या बढ़ता था, डक्टिलिटी बढ़ता था, और जब वाई एक्सिस बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, ब्रिटलनेस बढ़ता है। तो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए की जगह डी हो गया, तो प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वाई एक्सिस की तरफ, मतलब क्या है, ब्रिटलनेस बढ़ गया, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो ये मतलब लोडिंग अनलोडिंग फर्दर लोडिंग से स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये कई बार पूछा है इंटरव्यू में, कि लोडिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, फिर से लोडिंग करते हैं, तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाता है। तो यही डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दें। देख लो फिर से, हमने क्या किया, लोडिंग कहाँ तक लगा दिया, बी इलास्टिक पॉइंट के आगे ले गए, यहाँ से लोड रिमूव किया तो ये ऐसे वापस आ गया, इसके पैरेलल है, तो ये जो ओ ए है, दैट इज ओ ए पैरेलल टू दैट इज डी के, इसके पैरेलल ऐसे वापस आ गया, तो यहाँ तक चला गया था, तो इतना रिकवर्ड कर दिया, तो ये इलास्टिक स्ट्रेन है, जो रिकवर्ड नहीं हुआ ये प्लास्टिक स्ट्रेन है। फिर से यहाँ लोडिंग कर दिया, लोड अनलोडिंग किया, फिर से लोडिंग कर दिया, तो लोडिंग किया तो ऐसे वापस जा रहा है, के से डी और डी से सी ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल मिड पॉइंट। तो पहले प्रोपोर्शनल मिड पॉइंट क्या था, ए था, अब क्या हो गया, डी हो गया। तो प्रोपोर्शनल मिड पॉइंट इलोंगेट कर गया, वाई एक्सिस बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया, ब्रिटलनेस बढ़ गया, स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसलिए लोडिंग अनलोडिंग फर्दर लोडिंग करने से स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। पूछेगा इंटरव्यू में तो ये बना के उसको एक्सप्लेन कर दे। इसका बहुत अच्छा यूज दिखाई देगा स्टील में, वहां पढ़ोगे आप देखोगे, लोडिंग एंड अनलोडिंग कर, नोट कर लो, दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिख लो जरा इसमें, if loading beyond elastic limit point, if loading beyond elastic limit point then after unloading some permanent deformation, then after unloading some permanent deformation in material, then after unloading some permanent deformation in material, then again loading proportional limit point gets elongated, again loading proportional limit point gets elongated and strength will increase, gets elongated and strength will increase. Strength will increased. पूछेगा कैसे स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो ये डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। रफ कर दे रहे हैं। हेडिंग दो, कंपैरिजन ऑफ यंग्स मॉडुलस, कंपैरिजन ऑफ यंग्स तो
तो क्या है, एक ही कर्व में सारे मटेरियल के डायग्राम एक साथ बना रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये माइल्ड स्टील का डायग्राम ऐसे बनता है। माइल्ड स्टील क्या है, लो कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का डायग्राम आपका ऐसे है। दोनों का स्लोप सेम है। इसका स्लोप क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, तो ये स्लोप यंग्स मॉडुलस का वैल्यू है। तो जितने भी स्टील है सब में यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सेम है। क्यों, सब में स्लोप का वैल्यू सेम है। तो इसके नीचे डायग्राम बना है। तो इसके नीचे आपका दैट कास्ट आयरन, फिर उसके नीचे आपका एल्युमिनियम, देन इसके नीचे वुड है, देन कॉर्क, देन कंक्रीट, और देन उसके बाद रबर। तो सबको एक साथ इसलिए बनाया कि स्लोप कंपेयर हो जाए। सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस का वैल्यू स्टील में है, देन कास्ट आयरन, देन एल्युमिनियम, वुड, कॉर्क, कंक्रीट, रबर, इस तरह से। रबर में क्या है, ये जो है इसका प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है। सो दिस वन दैट प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। रबर में यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रैक्चर है, और यहाँ पे जो आपका दैट इलास्टिक लिमिट पॉइंट। हमने देखा था वहां डक्टिलिटी ब्रिटलनेस में, डक्टाइल माइल्ड स्टील डक्टाइल था, उसमें क्या था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा था। कास्ट आयरन क्या था, कास्ट आयरन आपका ब्रिटल था, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम था। यानी जितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उतना डक्टाइल, जितना कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उतना ब्रिटल। तो रबर में देखो, रबर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम है, इतना ही पार्ट है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसलिए रबर जो है आपका ब्रिटल मटेरियल है, डक्टाइल नहीं। जितना माइल्ड स्टील बहुत ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन था, अभी देखा था डायग्राम में। कास्ट आयरन में बहुत कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है। रबर में दिख रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम है, क्यों, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है, तो रबर ब्रिटल मटेरियल है। ये देखो कर्व बन रहा है, तो रबर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। एक रबर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है और रबर ब्रिटल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल नहीं है। क्यों, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम। तो यंग्स मॉडुलस से हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं, तो क्लियर दिख रहा है कि माइल्ड स्टील दैट इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो ये कंपैरिजन किया है सब यंग्स मॉडुलस का। तो अगर वैल्यू देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, तो यंग्स मॉडुलस जो है आपका माइल्ड स्टील का दैट अराउंड 2.1 10⁵ मेगापास्कल। वहीं पे कास्ट आयरन का देखें तो कास्ट आयरन का वैल्यू अराउंड हाफ है माइल्ड स्टील का। एल्युमिनियम का वैल्यू दैट अराउंड 1/3 है ई ऑफ माइल्ड स्टील। वहीं कंक्रीट जो है वो ग्रेड पे डिपेंड करता है, तो इसका रेंज आपका 1/10 to 1/25 ऑफ ई ऑफ माइल्ड स्टील, दैट डिपेंड ऑन द ग्रेड। तो ये ग्रेड पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा यंग्स मॉडल्स रहेगा उतना ज्यादा आपका इलास्टिसिटी है। तो ये बस एक डायग्राम बना लिया कंपैरिजन के लिए, दैट यंग्स मॉडल्स का किसका वैल्यू ज्यादा है किसका कम। तो ये भी कई ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। तो कंपैरिजन ऑफ यंग्स मॉडल्स नोट कर लो इसको। कंक्रीट में कई बुक 1/10 से 1/15 यूज करती है, 1/20 भी यूज करता है। 25 ज्यादा 1/10 to 1/15 या 1/20, दैट डिपेंड ऑन द ग्रेड। तो यही सब कंपैरिजन किया यंग्स मॉडल्स के वैल्यू। तो सब एक एक नंबर में पूछता रहता है, तो एक एक नंबर के लिए ध्यान रखना। रबर दैट इज ए ब्रिटल मटेरियल नॉट डक्टाइल, बिकॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम। जहां हेडिंग दिया था वहां 1 पॉइंट ई लिख देना। तो ये जो बोला है 1 पॉइंट ई में लिखा है। रफ कर रहे हैं इसको। हेडिंग दो इलास्टिक कांस्टेंट।
इलास्टिक कांस्टेंट। कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर इस पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चरल मेंबर्स लोड से स्ट्रक्चरल मेंबर डिफॉर्म होता है। एनी मेंबर विच वी डिजाइन इन द स्ट्रक्चर दैट डिजाइनिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप लोडिंग से स्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो निकालो, वो स्ट्रेस मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है उससे कम है तो वो आपका सेफ है। स्टिफनेस का मतलब है कि डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट करो, खाली स्ट्रेंथ से कंपैरिजन नहीं हो, आपका डिजाइनिंग नहीं हो रहा, आपको डिफ्लेक्शन भी चेक करना पड़ेगा। एनी मेंबर विच यूज इन द स्ट्रक्चर दैट डिजाइन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, दोनों से डिजाइनिंग होगा। स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेस चेक करो, स्टिफनेस मतलब डिफ्लेक्शन भी आपका परमिसिबल लिमिट के अंदर रहना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा तो कल को डिफ्लेक्शन से स्टिफनेस से फेल करेगा, तो इसलिए वहाँ पर मटेरियल का स्टिफनेस बढ़ाओ, डिफ्लेक्शन रिड्यूस करो, कम करो तो डिजाइनिंग करो। इसलिए स्ट्रेंथ, बीम का बात करें, बीम में स्ट्रेंथ के लिए हम क्या बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते हैं, फिर वहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस आप डिजाइनिंग करते हैं। स्टिफनेस भी जरूरी होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस दोनों को कंबाइन करके तब प्रॉपर डिजाइनिंग होता है। अब क्या कि जो स्ट्रेस लोड स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर पे लोड लगा, उससे स्ट्रेस आ गया, लोड लगा डिफॉर्म हुआ, स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस आ गया। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के लिए जो कांस्टेंट है दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोम स्ट्रक्चर के अंदर हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन का स्टडी करें। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था हुक्स लॉ, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो कांस्टेंट आ गया, तो वही इलास्टिक कांस्टेंट, उन्हीं का स्टडी कर रहे हैं। सो ई जो है दैट इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई का है जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका यूज करते हैं हम दैट नॉर्मल स्ट्रेस, और दो तरह का स्ट्रेन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन क्या, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर गया, शेयर स्ट्रेन क्या है, एक्सिस के बीच का एंगल चेंज हो गया। तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। सो ई इक्वल टू दैट नॉर्मल स्ट्रेस, so normal stress divided by normal strain, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू, ई का वैल्यू। सेम ऐसे जी का वैल्यू, जी दैट इज कॉल्ड द shear modulus, so g that is called the shear modulus of rigidity, g का वैल्यू, so g that is shear modulus of rigidity, that g equal to shear stress by shear strain। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है हुक्स लॉ, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया कांस्टेंट आ गया, तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रिलेशन दैट जी शेयर मॉडुलस रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, ऐसे लिखा। सेम के ई जी के, दैट के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो के दैट इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के दैट के इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वहां पर इससे पहले पढ़ा था हमने स्ट्रेन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वगैरह, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसके पूरे वॉल्यूम के हर पॉइंट पे सेम स्ट्रेस लग रहा है। जैसे क्वेश्चन किया था हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड होता था, तो सिग्मा एक्स भी 10 हो जाए, जैसे एग्जांपल सिग्मा वाई भी 10 हो जाए, सिग्मा जेड भी 10 हो जाए, तो वहां पे के का फॉर्मूला लगा देंगे। अब सिग्मा एक्स 10 है, सिग्मा वाई 10 है, सिग्मा जेड -10 हो गए, तब नहीं लगा पाएंगे, तब ई से ही सॉल्व करना पड़ेगा यंग्स मॉडुलस से। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसका एग्जांपल हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, तो इसका एग्जांपल दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, हाइड्रोस्टैटिक इसका एग्जांपल है दैट हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग जैसे एग्जांपल, ये जैसे सिग्मा लग रहा है, ये मान लो 5 मेगापास्कल है सिग्मा ऐसे, तो ये सिग्मा सेम लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर का नॉर्मल है और कोई शेयर नहीं है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। तो ये टेंशन है, तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक टेंशन। सेम ऐसे इसमें लगाया, ये स्ट्रेस एलिमेंट था, यहाँ सिग्मा लगा दिया ऐसे, सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर का नॉर्मल है और कोई शेयर नहीं है, तो ये कंप्रेशन लगाया, तो ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। सो दिस वन दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल, कोई एक ब्लॉक है, उसको सी वाटर में डिप कर दो, हर साइड से प्रेशर लगता है, तो वो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल है। ये ब्लॉक है, इसको सी वाटर में डिप कर दिया, तो हर साइड से प्रेशर है, ऐसे हर साइड से प्रेशर लग रहा है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल हो। हाइड्रोस्टैटिक टेंशन का एग्जांपल, कोई बॉल ले लो, बॉल है या बलून है, उसके अंदर क्या होता है, दैट आपका दैट बॉल बलून आपका थिन स्पेरिकल शेल की तरह से, जैसे थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल होता है, एलपीजी सिलेंडर घर पे आपके, वो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, ऐसे बॉल बलून वगैरह ये क्या है, ये आपका थिन स्पेरिकल शेल है।
तो अंदर क्या होता है, गेज प्रेशर होता है, बाहर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, बॉल या बलून में थोड़ा पूरा वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसमें क्या है, दैट हूप स्ट्रेस बनता है। हम पढ़ने पढ़ा है थिन प्रेशर वेसल में, तो वहां बॉल या बलून एग्जाम्पल है, थिन स्पेरिकल शेल है, तो उसमें क्या हूप स्ट्रेस आता है, हर तरफ सेम वैल्यू आता है PD/40। इसको वहां प्रूव करेंगे, जब प्रेशर वेसल पढ़ेंगे वहां देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल, ये हाइड्रोस्टैटिक टेंशन का एग्जाम्पल है, थिन स्पेरिकल शेल। बॉल या बलून आपका एग्जाम्पल हो गया, थिन स्पेरिकल शेल। तो उस बॉल बलून में क्या होता है, बलून में अंदर फ्लूइड प्रेशर है, बाहर अंदर गेज प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उससे क्या वो पूरा वॉल्यूम बढ़ता है, हर डायरेक्शन में सेम बढ़ता है, सब तरफ सेम डायमीटर बढ़ता है, तो वो आपका दैट सब तरफ सेम हूप स्ट्रेस आता है, PD/40 वैल्यू। तो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में वहां पे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस भी होता है, हूप स्ट्रेस भी होता है, वो अलग चीज है। ये थिन स्पेरिकल शेल है, हर तरफ सेम वैल्यू आता है हूप स्ट्रेस का, PD/40। तो ये थिन हाइड्रोस्टैटिक टेंशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग वगैरह है, वहां पे हम ये K का यूज कर लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, पूरे वॉल्यूम के हर पॉइंट पे सेम स्ट्रेस आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये देखो चेक करें, अभी यहाँ पे 2 सिग्मा दिखाए हैं, मान लो क्यूब ले लें सेम ऐसे, ये स्ट्रेस एलिमेंट लिया है ऐसे, तो ये भी सिग्मा लग रहा है, ये सिग्मा, ये 5 मेगापास्कल, ये भी 5 मेगापास्कल, ये भी 5 मेगापास्कल। सिग्मा एक्स, इसमें क्या है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, सब सिग्मा सेम वैल्यू। तो यहाँ लग जाएगा K का फॉर्मूला लगाए, तो K क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऐसे लिख दिया। अब ये 2 सिग्मा हो जाता है यहाँ पे, तो नहीं लगा पाते, K हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होना चाहिए, सब पॉइंट पर सेम, पूरे वॉल्यूम के हर पॉइंट पे सेम स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है, ये हमने सीखा था, क्या था फॉर्मूला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई इंटू क्या था बोलो, 1 - 2 न्यू, ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और नहीं याद है इसका मतलब कहीं कमी है, तो चेक करो। और ये ना सोचना कि आपको नहीं याद है तो दूसरे को भी नहीं याद है, सबको याद है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए अगर आपको याद था ठीक है, यानी सही से पढ़ रहे हो डेली, और नहीं आता है यानी इसका मतलब खाली आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान करेगा। तो पढ़ना है बहुत ईमानदारी से, आपको याद था ठीक। तो यहाँ क्या है, सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है, सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा जेड क्या है, सिग्मा। सोम में बस क्या है, एक बार मेहनत करना है, एक नंबर नहीं कटेगा, आप अपने सीनियर से पूछ लो, सोम के अंदर एक नंबर नहीं कटता है, वो पूरा मार्क्स मिलता है। इसलिए एक बार बस एक बार मेहनत करना। यहाँ पुट कर दो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट वॉल्यूमेट्रिक वैल्यू कितना, ये क्या हो गया, सिग्मा 3 सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा बाई ई इंटू 1 - 2 न्यू, ऐसे आया। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ रख दे, इसमें रख दो, देखो यहाँ पुट कर दे रहे, तो क्या इसमें रखो, इस वाले में K पे, तो K क्या है, सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये निकला है, कितना है, 3 सिग्मा बाई ई इंटू कितना, 1 - 2 न्यू, ऐसे आया। तो ये सिग्मा कैंसिल, तो इधर ले जाओ, तो E का वैल्यू दैट E कितना हो जाएगा, E ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा, E = 3K 1 - 2 न्यू दिस वाला। तो ये E और K में रिलेशन आ गया, E = 3K 1 - 2 न्यू। ऐसे E = 2G, E और G में रिलेशन, E = 2G 1 + न्यू, इसको आगे प्रूव करेंगे, कहीं यूज करेंगे। और यहाँ से इन सबके बीच में रिलेशन, E = 9GK डिवाइड बाई G + 3K दिस वाला, ऐसे आ गया। तो ये रिलेशन ध्यान रखने हैं, इसको आगे यूज करेंगे, प्रूव करेंगे ऐसे, तो इन सब ये मालूम है, तो यहाँ से बना दिए, E = 9GK डिवाइड बाई G + 3K दिस वैल्यू। K जो है दैट इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसको हम दैट फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, तो वहां 1/K दैट कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, तो 1/K जो है दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। अब जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है और दूसरा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो जो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है दैट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, वो कंप्रेस तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, 1/K कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ से K कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। दैट फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका यूज करोगे 1/K कंप्रेसिबिलिटी, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कंप्रेस नहीं होगा, तो 1/K 0, तो K का वैल्यू इनफाइनाइट। और देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे रखो जरा, ये वैल्यू आया E = 3K 1 - 2 न्यू, ऐसे रखा। देखो जरा इसमें रखो, पॉइजन रेशियो को मैक्सिमम, पॉइजन रेशियो पढ़ा था हमने, क्या रेंज था, 0 से 0.5, माइनस भी था, लेकिन जो मटेरियल वगैरह यूज कर सकते हैं उसकी बात करें, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है पॉइजन रेशियो का, 0.5। तो और 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 0.5, वो नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहा है, वो रियोट्रॉपिक मटेरियल की बात नहीं कर रहा है,
सिंपल जो हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। तो जीरो वैल्यू रखो यहाँ पे, तो कितना हुआ 1, तो के क्या हो गया E/3, यानी के का रेंज जो हो गया, मान लो रेंज पूछ लेता है, के का रेंज क्या हो गया E/3 से इनफाइनाइट के बीच में। के का जो रेंज है दैट E/3 टू इनफाइनाइट। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर में, तो इसके लिए इसको ध्यान रखना है। एक नंबर इंपॉर्टेंट है, बात एक नंबर में पूछे, कल को 10 में पूछे, हमें सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सब पता है हमको, उसके हम सोच सकते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे सब कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब सीख जाता है। तो ये ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका यूज कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन में रिलेशन के लिए। जी है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका यूज कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन में रिलेशन के लिए, दैट इज यूज शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन में रिलेशन के लिए सेम के जो है दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सिग्मा एक्स भी 10 हो जाए, सिग्मा वाई भी 10 हो जाए, सिग्मा जेड भी 10 हो जाए, तो वहां लग जाएगा। लेकिन सिग्मा जेड -10 हो गया या 12 हो गया तब नहीं लग पाएगा, तब ये ई को यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब पूरे वॉल्यूम के हर पॉइंट पे सेम स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हमको आता है। इसका एग्जांपल हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम मेजर का नॉर्मल है, कोई शेयर नहीं, तो ये हाइड्रोस्टैटिक टेंशन है या हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है। हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का एग्जांपल, एक ब्लॉक को डिप कर दिया सी वाटर में, सब तरफ से प्रेशर लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक टेंशन का एग्जांपल, बॉल या बलून है, उसके अंदर क्या फ्लूइड प्रेशर है, उससे क्या हुआ, उसका डायमीटर बढ़ता है, सब तरफ सेम डायमीटर बढ़ता है, 10 डिग्री कहीं भी देख लो, 10 डिग्री पे 20 डिग्री कहीं, सब तरफ सेम डायमीटर बढ़ रहा है। थिन स्पेरिकल शेल इसका एग्जांपल, तो ये हर तरफ सेम हूप स्ट्रेस आता है PD/40, ये हाइड्रोस्टैटिक टेंशन का एग्जांपल। ये एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं के का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना, सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेन वी, इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 1-2। यहाँ रख दो, यहाँ क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सब सिग्मा है, तभी के यूज कर ले रहे हो, यहाँ पुट कर दिए। अब ये फॉर्मूले में रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में पुट कर दे रहे, यहाँ रखा, सॉल्व किया, इतना वैल्यू होगा। ऐसे ई और डी, ये जी में, ये आगे देखेंगे प्रूव करेंगे, इक्वल 2g 1 प्लस नहीं, वहां से इन दोनों के बीच रिलेशन इक्वल टू 9g के डिवाइड बाई g प्लस 3 के, ऐसे सॉल्व कर दिया। तो ई जी के सब रिलेशन मालूम है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, उस पर लोड लगा, स्ट्रक्चरल डिफॉर्म हुआ, उसमें जो लोड से डिफॉर्मेशन आया, स्ट्रेन से स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए बीच में इलास्टिक कांस्टेंट आ गया, तो ये इलास्टिक कांस्टेंट है, उनके इनकी हेल्प से वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। दो तरह का स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, तो ये सब फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, नोट कर लो इसको, इलास्टिक कांस्टेंट। टू 2.5 लिख देना इसके ऊपर।
रफ कर रहे हैं। जो होमोजेनियस मटेरियल होता है उसमें हमको डिफाइन होमोजेनियस है या फिर होमोजेनियस हो या आइसोट्रॉपिक हो या दोनों, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए। तो दो, जैसे फॉर्मूला बन के आया है E इक्वल टू 2G 1 प्लस न्यू, तो E G न्यू है तो इसमें E या G मिल जाए या G या न्यू मिल जाए या E और न्यू मिल जाए, कोई दो आ जाए तीसरा निकाल लेंगे। तो दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए हमको होमोजेनियस मटेरियल को या आइसोट्रॉपिक को या दोनों को डिफाइन करने के लिए। सेम ऐसे ही ऑर्थोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन ऑर्थोट्रॉपिक को डिफाइन करने के लिए 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए और एनिसोट्रॉपिक को डिफाइन करने के लिए 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए। उससे हम वो ऑर्थोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक डिफाइन, ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 9, होमोजेनियस आइसोट्रॉप होमोजेनियस है या आइसोट्रॉपिक है या दोनों है उसके लिए दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 9 और एनिसोट्रॉपिक के लिए 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट का जरूरत है। लेकिन ऑर्थोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको खाली सोम स्ट्रक्चर में होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक पढ़ना होता है। तो वो दो इक्वल 2G 1 प्लस न्यू था, तो कोई भी दो मिल जाएंगे तो तीसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से उस मटेरियल को पूरा डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमने ये भी इलास्टिक कांस्टेंट देखा, सेम ऐसे ही आपका दैट दो तीन और प्रॉपर्टीज हैं जैसे क्रीप है, फटीग, उस सबको देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो क्रीप। क्रीप का स्टडी आपका आएगा, यूज होगा एप्लीकेशन मेनली आरसीसी में दिखेगा, फटीग का स्टील में दिखेगा, तो वहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं तो वहां पे थोड़ा हेल्प रहेगा। क्रीप प्रॉपर्टी जो है दैट मेनली डेड लोड की वजह से है। तो ये जो मेनली आपका है डेड लोड की वजह से, डेड लोड जैसे एग्जांपल वेट है, तो वेट आपका डेड लोड मतलब एक कांस्टेंट लोड है फॉर अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। सो डेड लोड दैट इज अ कांस्टेंट लोड। सो ये कांस्टेंट लोड है, कांस्टेंट लोड फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो टाइम आ रहा है इसलिए टाइम का फैक्टर है, तो क्रीप जो है दैट इज अ टाइम का फैक्टर। एक कांस्टेंट लोड बहुत लॉन्ग स्पैन टाइम तक लगा रहा, दैट इज अ क्रीप। तो वो क्रीप प्रोवाइड करेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है, अब इसका वेट ले लें या भी कोई मान लो एक्सटर्नल लोड लगा दें P, तो ये P लोड लगाया तो ये P से PL अपॉन E आपका तुरंत इमीडिएटली मिल गया। तो ये जो आया दैट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, तुरंत आ गया। तो ये इंस्टेंटेनियस आपको तुरंत, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन, तुरंत आ गया। अब ये P लोड कंटिन्यूस लगा रहा, दैट ये लोड लगा रहा काफी टाइम तक, टाइम का फैक्टर है, तो ये लोड कंटिन्यूस लगा रहा, तो धीरे धीरे आपका दैट स्मॉल डिफॉर्मेशन मिला इस तरह से। तो ये जो डिफॉर्मेशन मिल रहा है स्मॉल स्लोली, तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द क्रीप। जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, तो क्रीप क्या, ये जो पार्ट है पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो दिस वन दैट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्रीप का कुछ पार्ट रिकवर्ड हो जाता है कंक्रीट वगैरह में, बट मोस्ट ऑफ द मेटल में दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो क्रीप क्या है, क्रीप कैसे बना, इस कांस्टेंट लोड की वजह से है, डेड लोड की वजह से। तो क्रीप दैट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, टाइम का फैक्टर ड्यू टू दिस कांस्टेंट लोडिंग। तो मेनली क्रीप आपका डेड लोड की वजह से ही बन रहा है। तो P लोड से इलास्टिक डिफॉर्मेशन PL अपॉन तुरंत मिल गया, फिर ये लोड कंटिन्यूस लगा रहा काफी टाइम, तो स्लोली धीरे धीरे आपका क्रीप का फैक्टर बन रहा है, दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो क्रीप दैट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन और टाइम फैक्टर ड्यू टू दिस डेड लोड, दैट इज अ क्रीप। अब क्रीप जो है ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट टेम्परेचर।
तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्रीप आपका दैट इज अनटॉलरेबल, दैट अ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन। वहीं टेम्परेचर कम है तो क्रीप आपका टॉलरेबल है, इजीली डिज़ाइन हो रहा है। अब वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर का रेफरेंस कहाँ से लें, तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट बाई 2 जो है दैट इज कॉल्ड द होमोलोगस टेम्परेचर। सो दिस वन दैट इज कॉल्ड द होमोलोगस टेम्परेचर। मतलब क्या है कि अगर आप होमोलोगस टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहे हो तो क्रीप अनटॉलरेबल, दैट अ वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। और इसके नीचे वर्क कर रहे हो तो टॉलरेबल है। जैसे आयरन है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट दैट अराउंड 1539 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे निकाले होमोलोगस टेम्परेचर दैट 769.5, दैट अराउंड 770 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप आयरन को दैट 770 के ऊपर वर्क कर रहे हो तो क्रीप अनटॉलरेबल, और उसके नीचे आपका अनटॉलरेबल मतलब हाई एफएस चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है डिजाइन करना, और इसके नीचे वर्क कर रहे हो तो क्रीप आपका टॉलरेबल। लेकिन हम सिविल इंजीनियर हैं, दैट हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वहाँ कंक्रीट यूज हो रहा है, वुड यूज हो रहा है, तो ये सब कंक्रीट वुड ये सब क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वर्क कर रहा है, तो ये हमको मेल्ट नहीं कराने हैं, तो इसलिए ये दैट वहाँ कंक्रीट में और वुड वगैरह में इस फैक्टर का जरूरत नहीं पड़ता। अब लेकिन क्या कहते हैं, हम क्रीप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो जो फैक्टर सब बन सकते हैं वो सब देख रहे हैं। तो पहला मेन फैक्टर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्रीप दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। सेम दूसरा फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ डेड लोड। तो अगर ये डेड लोड की वैल्यू को आप बढ़ाते हो पी को तो क्रीप का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है डेड लोड के ऊपर। तीसरा फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो कंक्रीट में देखें जरा, तो कंक्रीट में जैसे फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट में लोडिंग अनलोडिंग किया, जैसे मान लो इसका डायग्राम ड्रॉ करें, कंक्रीट लिया, कॉलम डिजाइन करते हैं, तो मान लो यहाँ पी लोड लगाया, इस पी लोड अप्लाई किया, तो कंक्रीट का ब्लॉक है, इस पर दैट कॉलम डिजाइन किया, मान लो पी लोड अप्लाई किया, तो पी लोड से क्या होगा, तो जो पी एल अपॉन है वो तो इंस्टेंटेनियस मिल गया, तो तुरंत मिल गया ऐसे पी एल अपॉन इतना पार्ट, जस्ट एग्जाम्पल। तो ये जो है दैट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये जो है इस तरफ डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन वर्सेस टाइम का कर्व ड्रॉ कर रहा है, तो इधर जो पार्ट है दैट इज डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन, इधर जो है टाइम। कंक्रीट पी लोड लगाया तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन पी एल अपॉन तुरंत मिल गया, तो इतना पार्ट ऐसे आ गया, इंस्टेंटेनियस मिला तो इसलिए दैट जीरो से दिखा रहा है। उसके बाद पी लोड लगा रहा कंटिन्यूसली तो कुछ पार्ट क्रीप वाला पार्ट आया दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो वो इतना टाइम ले रहा है ऐसे इस तरह से, इतना टाइम इस यहाँ से आगे इतना टाइम लिया और स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, तो ये जो पार्ट है इलास्टिक पार्ट, तो दिस वन दैट इज इलास्टिक। और यहाँ से इतना जो पोर्शन है ये वाला, तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक। इतना टाइम लिया, तो लोडिंग था, अब मान लो अनलोडिंग कर देते हैं तो जो इलास्टिक वाला पार्ट है ये पूरा रिकवर्ड हो गया, so this one that is called the elastic recovery। वहीं पे जो प्लास्टिक वाला पार्ट है दैट कुछ पार्ट रिकवर्ड हुआ, क्रीप वाला जो पोर्शन था, लेकिन वो टाइम ले रहा है, इतना टाइम लिया कुछ पार्ट रिकवर किए, दैट इज अ क्रीप रिकवरी। और ये जो पोर्शन रह गया दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस, दैट रेजिडुअल स्ट्रेन, जो पोर्शन रह गया दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल पार्ट, दिस वन दैट इज अ रेजिडुअल स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन है दैट स्ट्रेन निकाल देंगे डेल्टा एल बाई एल। तो कंक्रीट पे लोडिंग अनलोडिंग किया, तो लोडिंग किया तो पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन तुरंत आया, बहुत कम टाइम लिया तो जीरो से दिखाया, फिर जो क्रीप वाला पार्ट है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना टाइम लिया। उसका लोडिंग रिमूव किया तो इलास्टिक रिकवरी पूरा, और क्रीप वाला पार्ट कुछ पार्ट रिकवर्ड हुआ, पूरा रिकवर्ड नहीं हुआ, और इतना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक, और जो बच गया दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल स्ट्रेन। तो ये ऐसे डायग्राम बना, ये यूज होगा मेनली आपका दैट आरसीसी में यूज होगा, थोड़ा सा पार्ट इसका बात किया। तो क्रीप जो है दैट इज आपका मेन टाइम फैक्टर है, creep that is a permanent deformation of the time factor and due to the dead loading, उसकी वजह से बन रहा है। इसका एग्जांपल जैसे ले, एक वायर जैसे आपने लिया, ऐसे वायर को दोनों पोल के बीच में बांध दिया ऐसे एग्जांपल, तो पोल के बीच में वायर को टाइटली बांधा है तो एक कांस्टेंट लोडिंग है। अब कांस्टेंट लोडिंग बना, टाइम का फैक्टर जुड़ा, तो उससे क्या होगा, क्रीप का फैक्टर, क्रीप मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, तो डिफॉर्मेशन बढ़ गया, तो इसलिए क्या होगा, वायर ये आपका यहाँ पे लूज कर जाता है, ये लूज कर गया, तो वायर लूज हुआ, उसका मतलब क्या, स्ट्रेस रिलीज किया है, दैट दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। विजुलाइज करो, एक वायर को आपने पोल के बीच में बांधा है ऐसे टाइटली, तो कांस्टेंट लोडिंग है, अब कांस्टेंट लोडिंग रहा, दैट लोडिंग कांस्टेंट हो गया, डेड लोड की तरह से हो गया, टाइम का फैक्टर मिला, क्रीप क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आया, तो उससे क्या, वो वायर वहीं पे लूज कर गया, लूज कर जाता है, तो ये जो स्ट्रेस पहले टाइटली बंधा था वायर, लूज कर गया तो स्ट्रेस रिलीज कर गया, तो दिस स्ट्रेस रिलैक्सेशन दैट इज ड्यू टू क्रीप। तो ऐसे फाइंड आउट कर लिया।
तो ये डिटेल स्टडी आपका वहीं पे आएगा आरसीसी के अंदर, थोड़ा सा पार्ट देखा है तो इससे आपको वहाँ पे हेल्प रहेगा जब आरसीसी पढ़ोगे। तो क्रीप दैट इज मेनली फॉर द डेड लोड, ड्यू टू द डेड लोड, टाइम फैक्टर एंड देन दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड क्रीप। तो ये एग्जांपल पी लोड लगाया, इलास्टिक वाला पार्ट आपको तुरंत मिल गया इंस्टेंटेनियस। अभी पी लोड लगा रहा कंटिन्यूसली, ये वेट हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट लोडिंग। वेट एग्जांपल है, दैट बेस्ट एग्जांपल। वेट क्या है? कांस्टेंट लोडिंग है फॉर द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो ये इलास्टिक वाला तुरंत मिल गया, उसका पी लोड लगा रहा, तो धीरे धीरे आपका स्लो स्मॉल डिफॉर्मेशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रीप, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब ये क्रीप जो डिपेंड करता है फर्स्ट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्रीप आपका अनटॉलरेबल, दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। तो टेम्परेचर कैसे बनाएं? तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट का यूज किया, मेल्टिंग पॉइंट बाई 2, दैट इज कॉल्ड द होमोलोगस टेम्परेचर। तो अगर आप इसके नीचे वर्क कर रहे हो तो क्रीप इजिली डिजाइन हो जा रहा है, दैट टॉलरेबल है, बट इसके ऊपर अनटॉलरेबल। तो आयरन एग्जांपल, आयरन का टेम्परेचर इतना होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो आयरन का मतलब जस्ट एग्जांपल 770 के नीचे वर्क कर रहे हो तो क्रीप इजिली डिजाइन होगा, बट इसके ऊपर अनटॉलरेबल, बहुत डिफिकल्ट डिजाइन। दूसरा डेड लोड कितना है, उसके ऊपर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। आप डेड लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो क्रीप का वैल्यू बढ़ रहा है। कंक्रीट पे लोड लगाया था, इलास्टिक डिफॉर्मेशन तुरंत मिला, क्रीप वाला पार्ट टाइम ले रहा है, इतना टाइम कंज्यूम किया। लोड रिमूव किया तो इलास्टिक रिकवरी हुआ और क्रीप का कुछ पार्ट रिकवर्ड हो रहा है, इतना टाइम, इतना जो बच गया, दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल स्ट्रेन। तो ये डिटेल में आपका आरसीसी में आएगा, जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल ही है। ये एग्जांपल वायर है, वायर पोल के बीच में बंधा है, टाइटली बंधा है, कांस्टेंट लोडिंग है, तो एक आपका दैट डेड लोड की तरह से हो गया और टाइम का फैक्टर मिला, कुछ टाइम बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आया तो वही वायर आपका लूज कर जाता है, तो स्ट्रेस रिलीज कर, पहले टाइटली बंधा था, स्ट्रेस रिलीज कर गया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड दैट इज ड्यू टू क्रीप। तो ये चीजें जुड़ेंगी आपकी आरसीसी में फिर से एक बार, ये वहीं पढ़ना है तो उसके लिए यहाँ थोड़ा सा पार्ट देखा जिससे वहाँ हेल्प रहेगी। तो क्रीप का अगर एक लाइन में डिफाइन करें, डेड लोडिंग की वजह से, डेड लोडिंग की वजह से टाइम का फैक्टर मिला, परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है दैट इज कॉल्ड क्रीप। नोट कर लो इसको। वन पॉइंट एट लिख दो इसके आगे, जो बोला है 1.8 में लिखा।
रफ कर रहे हैं।